तो टोटल AUM टोटल फंड हाउस की AUM है 1.5 लाख करोड़ की। तो इसमें अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है एंड उसके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए अभी उसको आप क्या रेकमेंड करोगे? किसी को इक्विटी फंड की आइडिया ही नहीं है तो एक इंडेक्स फंड ही चालू कर सकते आपका लास्ट इंटरेक्शन क्या था पराग पारिक सर के साथ एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डील आफ्टर हिज डिमाइस? आई वॉज अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो इन द कार अलॉन्ग ओह इज इट? या राजीव सर मैं पराग भाई उनकी वाइफ साथ थे एंड A truck slammed into a car yesterday in Exarban, killing the man and critically injuring his wife. वी हैड अ नॉर्मल इंटरेक्शन, नोबडी न्यू नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे होने वाला था कुछ। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से व्हाट परसेंटेज of the entire portfolio would you be sitting on cash? 20% of the flexi cap fund is right now in cash instruments. Apart from banking, like which are other sectors you are bullish on and why? We think the auto theme also can do very well, उसमें growth की possibility ज़्यादा है। Then IT services में थोड़े से investments हैं हमारे, 7% तक हमारी investment है। जो global 4 companies जो हमारे portfolio में है, उसमें 11% investments है, जिसमें Google है, Meta है। What's your boldest or contrarian bet for 2026? Contra is because everybody right now hate India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. So you're the head of research and fund manager at Parag Parikh Mutual Fund. तो आप टोटल कितने फंड्स मैनेज करते हो एंड व्हाट्स द टोटल AUM ऑफ ऑल द फंड्स? Sure. So PPFAs की जर्नी आई जस्ट वॉक यू थ्रू बिकॉज आपको बोल दूंगा कि 7 फंड मैनेज करते हैं हमारी एमसी, तो इट्स नॉट एंटायरली द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। सो एक आई जस्ट गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि जर्नी चालू कैसे हुई। सो पीपीएफएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम पीएमएस चलाते थे पहले, एंड पीएमएस के बाद 2013 में म्यूचुअल फंड बिजनेस चालू हुआ। सो म्यूचुअल फंड चालू होने के बाद हमारा एक गोल था प्रोडक्ट लॉन्च करने का कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जिसमें कोई भी मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ज्योग्राफी में कंपनी लिस्टेड हो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि ये बाकी म्यूचुअल फंड भी कर सकते थे कि मार्केट कैप और सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना, बट इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तभी हमने सोचा कि ये म्यूचुअल फंड में होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इंडिया में वो इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करेंगे एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में, और जब भी रिडीम करेंगे यूनिट्स तो इंडियन रुपी में ही रिडीम करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे, और उनको चिंता नहीं करनी होगी कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे हेज करना है, क्या करना है, फंड मैनेजर अपने स्कीम में हेज कर देगा। इट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग डाइवर्सिफिकेशन, जो बोलते हैं ना कि एसेट में इंडिया से अलावा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क आउट ऑफ इंडिया। सो वो एक कारण था उसका। सेकंड, एक ही प्रोडक्ट में क्यों करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टर के लिए चॉइस इतने हो गए प्रोडक्ट्स के, इवन तभी भी चॉइस बहुत थे कि कम कंफ्यूजन में अगर आप बोलोगे कि फंड मैनेजर आपके लिए ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लास, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, ये सब फंड मैनेजर करेगा आपके लिए, तो प्रोडक्ट चूज करना ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। एक ही प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी आपको। सो कभी कभी हम फंड में कैश भी रखते हैं, सो इट्स बिकम लाइक अ हाइब्रिड फंड कभी इन दैट फंड रादर देन जस्ट बीइंग अ इक्विटी एलोकेटेड फंड। सो ये जो आइडिया थी कि इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंडिया के बाहर ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में कभी लिस्ट ही नहीं हुएंगी, जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या अमेज़न और मेटा, जो 4 कंपनीज़ हमारे पोर्टफोलियो में अभी है। इसके इक्विवेलेंट कंपनीज़ इंडिया में इतने साइज़ के भी नहीं है और वो क्वालिटी के बिज़नेसेस भी नहीं है, और ग्रो भी नहीं कर पाए। ऐसे नहीं कि इंडिया ने ट्राई नहीं किया, पर इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनीज़ है, बट वो स्केल पे काम नहीं करते जो ये कंपनीज़ काम करती है, और उनके रेवेन्यूज़ भी एक ही मार्केट से नहीं आते। वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज़ है, सो इंटरनेशनल कंपनीज़ होने के कारण हर एक कंट्री से, हर एक ज्योग्राफी से उनके भी रेवेन्यूज़ आते हैं, तो वो भी themselves they are diversified. So that also is a good thing कि ये बिज़नेस अगर अच्छे कर रहे हैं, in fact as a customer we are benefiting from these companies, तो हम इन्वेस्टर होके बेनिफिट क्यों नहीं कर सकते? सो वो भी एक गोल था इन्वेस्ट करना कि द काइंड ऑफ कंपनीज़ वी कैन इन्वेस्ट वो इंडिया में नहीं है, जो बाहर मिलते हैं।
अगर आप देखिए कि इंडिया की मार्केट कैप, टोटल लिस्टेड इक्विटीज मार्केट कैप वर्सेस ग्लोबल मार्केट कैप, वी आर एट 5 to 6%. सो 95%, 94% मार्केट कैप इंडिया के बाहर है। सो ये डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्टर्स, जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है, वो बाहर मिलेगी। सो आजकल लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इज अ बिग थीम। सेमीकंडक्टर कंपनीज कौन सी इंडिया में लिस्टेड है, जो वो साइज की है, जो ग्लोबल कंपनीज के साथ compete कर पाएंगी, या प्रोडक्ट में या मैन्युफैक्चरिंग में, बोथ। सो उसके लिए भी इंडिया से बाहर जाना इंपॉर्टेंट है। सो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स की वजह से वो टाइम से ही was an important goal to have diversification geographically also apart from sector and market cap. तो ये इसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड, जो उसको नाम फ्लेक्सी कैप फंड अभी नाम है, उसका नाम पहले अलग था, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड था उसका, जब भी फ्लेक्सी कैटेगरी तभी थी नहीं। सो ये सबसे बड़ी स्कीम है हमारी, क्लोज टू 1,30,000 crore की, विच इज द लार्जेस्ट स्कीम दैट वी हैव। टोटल फंड हाउस की AUM है 1.5 लाख करोड़ की, तो उसमें से सबसे बड़ी स्कीम ये है। सो इसमें अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है हम्म, जो 21 ईयर ओल्ड है एंड उसने जस्ट अभी सैलरी कमाना शुरू किया है 6 लाख रुपीस पर एनम, लेट्स से 50,000 रुपए पर मंथ, हम्म, एंड उसके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हम्म, अभी, तो स्टार्टिंग में विद दिस बैकग्राउंड उसको आप क्या रिकमेंड करोगे? कौन से टाइप के या कौन से कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर द हम्म। मोस्ट रेलेवेंट? सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टर है, जिसके पास फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी, या या मे बी वो, बिल्कुल नहीं होगी, आप ऐसे हाँ, अज्यूम करते हैं? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए, अगर उनका गोल है कि लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है, लॉन्ग टर्म वो टाइम पे 21 साल की उम्र में लॉन्ग टर्म पता नहीं होता क्या होना चाहिए। बट कोई गोल होगा उनका, कि उनको लगा कि मे बी 10 साल में मुझे घर खरीदना है, या फिर मे बी 10 साल के अंदर शादी हो जाएगी तो थोड़े खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए, या फिर कोई फैमिली में किसी को ज़रूरत है पैसे की फॉर एजुकेशन, वो आपको कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए। ऐसे जो रियल लाइफ गोल्स होते हैं, ये गोल्स पे पहले फोकस करना है। ये देखो कि आपके गोल्स कभी आने वाले हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट रूल इज़, इनकम आने के बाद सेविंग करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये कंपल्शन है। तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल होगी, उसको पहले कंट्रोल में रखना चाहिए। तो अभी 21 साल के बंदे को सैलरी जब मिलेगी, मे बी देयर इज़ सम पेंट अप कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, वो तो कंज़्यूम कर लेंगे, थोड़ा-सा खर्चा कर लेंगे, लाइफ़स्टाइल बन जाएगी। बट वो तब तक ही रखना है जब तक आपके पास पैसे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, सैलरी आ गई, आपने स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी बिकॉज़ सैलरी आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योर लाइफ़स्टाइल। ये सेविंग्स वाला गेम है, यहाँ पे आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में सैलरी कम है, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सेविंग्स का जो परसेंटेज होता है इनकम का, वो काफ़ी कम होगा। बट वो सेविंग्स के परसेंटेज में गोल फ़ोकस्ड इन्वेस्टिंग करना है। अगर आपको पता है, अभी पता चल गया कि अभी 5 साल, 3 साल, 2 साल के ऐसे 3-4 पड़ाव पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो जो सबसे लंबा पड़ाव वाला जो गोल है, 5 साल के ऊपर वाला, उसके लिए स्टार्टिंग, अगर किसी को इक्विटी फंड की आइडिया ही नहीं है, तो एक इंडेक्स फंड ही चालू कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको फर्स्ट डे पता होना चाहिए कि फंड मैनेजर कौन है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी इंडेक्स फंड जो होती है कंसेप्ट, इतनी लो कॉस्ट वाली होती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से इंडेक्स फंड्स? जो सबसे ब्रॉड डाइवर्सिफाइड है, तो उसी के लिए तो लार्ज कैप फंड जो लॉन्च किया, हम्म। उसी की वो एग्ज़ैक्ट वही नीड है, जिसको फंड मैनेजर का नाम मालूम नहीं है, एएमसी का नाम मालूम नहीं है, बट मुझे ब्रॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो निफ्टी 100 वाला एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। हमारा भी नहीं, किसी और का भी होगा तो भी कर सकते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ है कि अभी ये लंबे वाले गोल, तो पड़ाव वाले गोल पता चल गया आपको कि आपको इसमें करना है, तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सब लोग बोलते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तो लमसम डाल दो, पर वो जो बंदा है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है मार्केट के लेवल्स की, वैल्यूएशंस की, उससे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको पता हो कि कभी एंट्री एग्ज़िट करना हो। तो उससे अच्छा है कि हर महीने सैलरी में से जो सेविंग करने वाले हैं, वो सेविंग को एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करें। सो ये ऑटोमैटिक बन जाता है। सो जो पैसे सैलरी से आते हैं, मे बी एक दिन उसके बाद ही अगर एसआईपी डेट चूज़ करोगे, तो आपके पास उतने पैसे होंगे ही नहीं बाद में खर्चे करने के लिए। सो आप खर्चे भी आपके उस जितने पैसे बचते हैं खर्चे करने के लिए, उतने ही आप खर्चे कर पाओगे। सो ये एसआईपी का एक जो ऑटोमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, 2 चीज़ करता है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिसिप्लिन कर देता है, एंड सेकंड इज़ जो आपका जो बिहेवियरल मूड स्विंग होता है ना, कि अगर मार्केट गिर गया तो डर लगता है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो खुशी होती है। वो जो मूड स्विंग में लोग पैसे निकालते हैं या फिर से इन्वेस्ट करते हैं, वो जो एंग्ज़ायटी या वो जो एड्रेनालिन रश बोलते हैं ना उसको, वो कंट्रोल करता है। ये आपकी बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी टूल है। अगर आपको पता चला कि ठीक है, 5 साल के ऊपर का तो हो गया, बट उसके पहले वाले पड़ाव का क्या करें? 3 साल में मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, या मुझे दूसरे एरिया में रहना है जहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए, बिकॉज़ ये
टैक्स ब्रैकेट भी बहुत कम टैक्स ब्रैकेट में है। डेट फंड्स या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एट दैट टाइम इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू एटलीस्ट हैव सम मनी केप्ट। नाउ ये क्यों करना है? बिकॉज़ मार्केट में क्या होता है ना, वोलेटिलिटी सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होती है, वो लाइफ में भी होती है। कभी-कभी आपकी जॉब चली जाएगी या आपको इंडस्ट्री में लगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी बट अचानक कुछ हो गया ग्लोबली, इंडस्ट्री में ले ऑफ हो गए, आपकी जॉब तो इमरजेंसी फंड्स रखने के लिए कोई प्रोडक्ट होगी, तो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके दो 1 से 3 साल की जो बीच की जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, वो आप सेव करो। सो सबसे पहले पढ़ाओ तो समझ गए आप, बट इमरजेंसी फंड्स भी आप सेव करना चालू करो। वो इमरजेंसी फंड्स कैन बी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैन बी इन आर्बिट्राज फंड्स, कैन बी इन लिक्विड फंड्स, जो भी आपको कंफर्टेबल है स्टार्टिंग में। मे बी अमाउंट कम होगी तो ऐसा लगा कि एक ही जगह पे पहले ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ अ वेरी ईज़ी प्रोडक्ट, बैंक अकाउंट खुल गया, एफडी बन गई, दैट इज़ द ईज़ीएस्ट प्रोडक्ट टू टॉप अप। बट जैसे-जैसे आपकी मैच्योरिटी होगी, सैलरी में ग्रोथ होगी, इनकम में ग्रोथ होगी, तो मे बी और प्रोडक्ट्स भी है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रॉम टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इमरजेंसी फंड्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में जो भी है, उसके लिए यू हैव लॉट ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल, जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करके आपको रिटर्न्स देंगे, जो थोड़ी-सी इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन वाली चीज़ भी काफ़ी न्यूआंस्ड कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन जो मार्केट में हम बोलते हैं कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन रेट पब्लिश करती है, वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो बोलते हैं उसको, वो अलग इन्फ्लेशन होती है। जो इन्फ्लेशन आपकी लाइफ़स्टाइल की होती है, वो अलग होती है। अगर आप टपरी पे चाय पीने वाले पर्सन हो, सडनली जाके स्टारबक्स में आप कॉफ़ी पियोगे, तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये अकाउंट करने के लिए आपकी सैलरी और आपकी सेविंग्स उतने होने चाहिए। सो पर्सनल लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर है एट अ यंगर पर्सन, कि मे बी सेकंड हैंड स्नीकर्स बाय करो, ओरिजिनल स्नीकर्स मत बाय करो, टिल यू हैव मोर मनी सेव्ड अप फॉर दैट गोल, तो बाय करो। सी कंजम्पशन इज़ वेरी ईज़ी। एज़ अ सैलरीड पर्सन, अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे नहीं थे अच्छे और सडनली आपकी सैलरी आ गई, पैसे हाथ में आ गए, तो कंजम्पशन नेचुरल है, व्हिच इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। बट एक टाइम के बाद उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, आपको मज़ा आना कम हो जाता है, देन इट बिकम्स अ शो ऑफ। सो वो एक लाइफ़स्टाइल कंट्रोल अगर कर सकते हैं ना कोई, तो दैट इज़ लाइक अ फर्स्ट हैक जो होता है ना, जो वीडियो गेम की इसमें भाई बोलेंगे कि इट्स लाइक द फर्स्ट लेवल ऑफ दैट गेम यू हैव क्रॉस्ड, कि आपकी लाइफ़स्टाइल समझ गए आपको कैसी होनी चाहिए, कितने खर्चे कर पाओगे। देन नेक्स्ट लेवल इज़ टू लेवल अप ऑन दीज़ प्रोडक्ट्स, कि इमरजेंसी फंड्स है, इंश्योरेंस है। देन यू हैव गोल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा, नॉट ऑल गोल्स विल बी अंडरस्टूड, यू हैव टू लर्न एंड थिंक अबाउट दोज़ थिंग्स, वो हो गया। इट इज़ दैट थर्ड लेवल ऑफ द वीडियो गेम। फोर्थ लेवल कौन-सी है? ओके, नाउ थोड़ा-सा मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गया है प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं सोचता हूँ कि ये फंड हाउस अच्छा है क्या? ये प्रोडक्ट अच्छे हैं क्या? ये प्रोडक्ट में और कौन से वैराइटीज़ है? सो देन थोड़े से जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स होती है कंपैरिज़न वाली, उस पे रिसर्च करेंगे। मे बी यूट्यूब पे कोई सीख लेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, या किसी एडवाइज़र को हायर करेंगे कि भाई ये मेरे पैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं, इज़ इट गुड? इज़ इट इन द राइट वे? या एडवाइज़र आप एडवाइस कर सकते हो क्या कि मैं और कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ? सो ये एक नेक्स्ट लेवल होती है। और उसके फाइनली जो बॉस लेवल होती है इज़ वेयर यू हैव फिगर्ड आउट कि ऐसे-ऐसे मेरा एलोकेशन होना चाहिए, इक्विटी में इतना होना चाहिए, डेट में इतना होना चाहिए, एंड वो मेंटेन करना है फिर। जैसे आपको लगे कि आपकी लाइफ गोल चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे वो चेंज हो, इट इज़ द फाइनल बॉस लेवल। जैसे बोलते हैं ना वीडियो गेम में लास्ट लेवल पे एक बड़ा बॉस आता है, जिसको आप फाइट करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है वो वाली लेवल है। और डिफिकल्टी भी उसमें ज़्यादा होती है बिकॉज़ उसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस तो नोन है, बट प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू डिफरेंट एडवाइस, तो वो कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक गो स्टेप बाय स्टेप। 21 साल के हो, थोड़ा लाइफ एन्जॉय भी करो। स्टार्ट सेविंग स्लोली, सेविंग करने के बाद इमरजेंसी फंड्स बढ़ा दो। टेक केयर ऑफ योर बेसिक नेसेसिटीज़, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। देन जो बचता है उसमें से स्टार्ट सेविंग बेस्ड ऑन योर गोल्स। ये जो एक जर्नी है, आई थिंक इट्स अ गुड जर्नी जो भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए। और इनको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि इक्विटी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप समझ जाओगे कि ये म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, ये इंडेक्स क्या है। ये भी आप गूगल कर दोगे तो समझ जाएँगे आप। थोड़ी-सी खुद की भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए टाइम की, समझने के लिए। ये सबके लिए नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये सब वर्ड्स देख के लगता है कि अरे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ये सब गोल-गोल नंबर्स क्या दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नंबर्स का मुझे पता ही नहीं क्या होता है, ये रिटर्न्स क्या होता है, ये एक्सआईआरआर क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। थोड़ा-सा उसके लिए गूगल का या फिर एडवाइज़र का हेल्प लेना ज़रूरी होता है। टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी थोड़ा-सा ज़रूरी है कि एक सैलरी के बाद आपकी टैक्स जो बढ़ती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे बदलने चाहिए। उसके लिए मेबी एक सीए रखिए लाइफ़ में। एक फ्रेंड होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्रोफ़ेशनल को हायर कर लीजिए।
जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, कोई प्रोफेशनल काम होगा तभी घर में कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो जाते हैं आर्किटेक्ट के पास। वैसे ये सीए भी है, ये ही इज़ अ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, अ फाइनेंशियल डॉक्टर। ही कैन हेल्प यू सी कि आपके पोर्टफोलियो में क्या करना होगा टैक्स बचाने के लिए। एंड खुद भी सोचिए कि जो अगर कोई एडवाइस देगा आपको, कि खुद भी सोचिए कि ये एडवाइस जो ले रहे हैं हम, ये हम कैसे इवैल्यूएट करें। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई खा लो, तो आजकल आसानी से गूगल पे डाल देते हैं दवाई किस चीज़ की है, क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। एंड फिर डॉक्टर को पूछते हैं कि अरे ये आपने तो दवाई दी थी पर साइड इफ़ेक्ट्स तो ये है, तो कुछ होगा नहीं ना, ठीक है ना? तो वैसे सीए से भी पूछ सकते हैं कि आपने ये फंड रिकमेंड किया, इसमें ऐसे-ऐसे लोग बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये एसेट जो उसमें इन्वेस्ट किया उसका मतलब क्या है? ये पूछ सकते हैं उनको भी। एंड यू आर पेइंग दैट पर्सन अ फी इस चीज़ के लिए। तो प्रोफेशनल्स थोड़े से हायर करना अगर सीख देंगे अर्ली लाइफ में तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है, जिसको कोई आइडिया नहीं है फाइनेंशियल टर्म्स की। तो आपने जैसे पराग पारिक म्यूचुअल फंड 2008 में जॉइन किया था, तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। यू जॉइन्ड एज़ एन इंटर्न एंड देन इन 3 इयर्स यू वर प्रमोटेड टू हेड ऑफ रिसर्च एंड देन यू वर प्रमोटेड टू फंड मैनेजर एज़ वेल। तो पराग पारिक सर से आपने क्या एग्ज़ैक्टली इन्वेस्टिंग लेसन्स सीखे थे एंड व्हाट वाज़ द मोस्ट मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विद पराग पारिक सर? सो काफ़ी लकी था मैं जब मुझे इंटर्नशिप भी मिली थी पराग पारिक में। सो इसकी मेरी जर्नी इज़ नॉट अ फाइनेंस करियर पाथ। सो ये अडॉप्टेड जर्नी है मेरी। मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में था, मैं बीएससी आईटी कर रहा था और ये जो इन्वेस्टिंग की इंटरेस्ट है वो कॉलेज में मेरे दोस्तों के साथ बात कर के इंटरेस्ट आ गई थी। उसके बाद क्या करना है? सो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र थी टू जॉइन अ लार्ज आईटी सर्विसेज़ कंपनी। बट तभी लग रहा था कि ये करियर पाथ नहीं मुझे पसंद है। डिस्पाइट उसके लिए प्रिपेयर किया था लाइफ़ में। ऑल द गोल्स, ऑल द थॉट्स उसके लिए ओरिएंटेड थे। काफ़ी प्रॉब्लम हुई मन में, घर में भी, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये करियर पाथ मैं भी चेंज कर रहा हूँ। तो और क्या करोगे? तो नेक्स्ट पाथ वाज़ टू गो इंटो दिस इन्वेस्टिंग फील्ड। और घर में कोई बैकग्राउंड नहीं थी इन्वेस्टिंग या इक्विटी मार्केट्स की। दे वर ऑल एफडी इन्वेस्टर्स, एक प्रॉपर्टी थी बस दैट्स इट। सो ये जो विदाउट दिस बैकग्राउंड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कैसे करना है? तो लकीली पराग पारेख एंड अदर पीपल लाइक हिम इन द इंडस्ट्री, सीनियर लोग जो थे, दे यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर। पराग भाई की जो बुक थी स्टॉक्स टू रिचेस वो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। तो वो टाइम पे जब बुक पढ़ी थी, आई ओपनिंग नहीं बोल सकते बट इट वाज़ अ डिफरेंट बुक। जो बाकी लोग लिखते हैं फाइनेंस के बारे में वाज़ मोर अबाउट टेक्निकल स्टफ कि ये फाइनेंस में ये कांसेप्ट होती है, ये समझो आप। एकेडमिक्स स्टाइल बुक्स होती थी। बट पराग भाई की जो बुक थी वो बिहेवियरल वाली बुक थी कि ये इन्वेस्टिंग इज़ मोर अबाउट बिहेवियर देन अबाउट मनी। ये जो कांसेप्ट थी वो वेरी अर्ली डेज़ में थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस हो गया उसके लिए। एंड दैट वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसे बाकी लोग बात नहीं कर रहे थे। ग्लोबली कर रहे थे, बट इंडिया में कोई और ऐसे लोग बात नहीं कर रहे थे जो बिहेवियरल फाइनेंस या बिहेवियरल साइड ऑफ इन्वेस्टिंग पे बात करते थे। सो वो एक थोड़ी-सी रुचि बन गई उसमें इन्वेस्टिंग में कि ये ऐसे भी देखते हैं। लकीली वो टाइम पे आई थिंक वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का भी इंट्रोडक्शन मेरे रीडिंग में आ गया। सो वो एक पाथ बन गई थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल साइड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स जो पराग भाई के फर्म में थी, वो ऑलरेडी वो लोग कर रहे थे। दे वर प्रोफेशनल्स डूइंग। आई हैड नो आइडिया। अभी पीपीएफएस क्या था आइडिया भी नहीं था। सिर्फ पता था कि पराग पारिक एक ब्रोकर है, जो कभी-कभी आर्टिकल लिखते हैं, उनकी बुक भी आ गई थी, अच्छी बात है। बट जैसे-जैसे मुझे लगा कि अभी मैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ तो करनी पड़ेगी, तो मे बी एमबीए में एनरोल करने के बाद पीपल माइट कंसिडर कि दिस पर्सन को फाइनेंस समझ में आता है। सो फाइनेंस एमबीए में एनरोल कर दिया और उसमें फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप होती है, उसमें आई थॉट कि अगर करना है इंटर्नशिप तो पराग पारिक की कंपनी में करना है। तो ईमेल डाल दी एचआर को, नो रिस्पॉन्स। बिकॉज़ क्यों करेगा कोई रिप्लाई? वो टाइम पे तो मार्केट में इतनी हलचल चल रही थी, लाइक क्यों कोई बंदे को चांस देगा? व्हिच आई न्यू। तो कोल्ड कॉलिंग चलती रहती थी। पैरेलली पर्सनल लाइफ में आई हैड दिस ब्लॉग। जैसे अभी ट्विटर पे लोग लिखते हैं, वैसे उस समय 2003-4 साल में ब्लॉग्स, पर्सनल ब्लॉग्स। उसमें ऐसे ही आई यूज्ड टू व्हाटएवर आई यूज्ड टू रीड, आई यूज्ड टू अपडेट, अपलोड समथिंग, राइट अ पोस्ट अबाउट इट। तो राइटिंग की थोड़ी-सी इंटरेस्ट थी स्टार्टिंग से। सो एक बंदा था, एक दोस्त जो मेरा अभी है, वो पराग में काम करता था। वो उसमें रैंडमली आउट आउट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस कुछ नहीं, एक कोई टॉपिक पे ही वाज़ आल्सो रीडिंग, आई वाज़ आल्सो रीडिंग। मेरी उम्र का था वो एंड वी बोथ एंगेज्ड एंड आई गॉट लकी व्हेन आई आस्क्ड हिम कि आप क्या करते हो? उसने बोला आई वर्क विद पराग पारिक।
बोला कि मैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कब से, कैन यू फॉरवर्ड माय सीवी? तो लकीली वैसे इंट्रोडक्शन हो गई विद द कंपनी, एंड इंटरव्यू के बाद लकीली चांस भी मिल गया इंटर्नशिप करने का। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऑफ कोर्स मैं पढ़ ही रहा था इन्वेस्टिंग के बारे में, ऐसे नहीं कि आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग माय सेल्फ, तो बुक्स पढ़ रहे थे, कंपनी स्टडी कर रहा था, एनुअल रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, क्योंकि वो टाइम पे बिकॉज ऑफ एमबीए यू आर एक्सपोज टू सम टर्म्स, बट उसके पहले ही मुझे पता था कि अगर मुझे ये फील्ड में काम करना है तो मुझे एटलीस्ट बेसिक अकाउंटिंग समझने आनी चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती है, बैलेंस शीट कैसे होती है, कैश फ्लो कैसी होती है, इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है, ये समझना आना चाहिए। उसके बाद वो सेक्टर और इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, वो कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेस करने हैं इंटरनेट से, वो समझ आना चाहिए। तो वो सब ऑलरेडी था फाउंडेशन, और क्यूरियोसिटी भयंकर थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हर एक कंपनी में क्या-क्या होता है, कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी और कौन से कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ये कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट बनाती है, इसके पहले वाला सप्लायर कौन है, उसके आगे वाला कस्टमर कौन है, ये सब समझने की काफ़ी रुचि थी। तो ये सब चीज़ें मे बी हेल्प कर रही थी इंटर्नशिप को कन्वर्ट करने में, कि ठीक है, अभी मैं लग गया इंटर्नशिप में। फर्स्ट थिंग आई सॉ, जो ये आपने जो पूछा था कि सबसे दिलचस्प चीज़ क्या थी पराग भाई की, जब जॉइन किया था तभी पराग भाई से बात नहीं हुई थी। तो जो उनके रिसर्च टीम में जो भी लोग थे उनसे इंटरव्यू होके चांस मिला था मुझे। पर जब उनसे मिलना हुआ इन द फर्स्ट वीक, तो ऑफ़िस में आते-आते सबसे पहले चीज़ वहाँ पे थी, काफ़ी सारे बुक्स थे, जो मुझे तो लगा कि ये तो बढ़िया है कि सीखने मिलेगा, काफ़ी सारे बुक्स थे और बुक्स तो मैं वैसे ही पढ़ता था। सो नेचुरल होम लगा मुझे फर्स्ट थिंग कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन वैल्यू करती है सीखना, लर्निंग एंड नॉलेज बिल्डिंग करती है वैल्यू, एंड एग्ज़ैक्टली वही इंप्रेशन भी आया पराग भाई से बात करने में कि ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन हू यूज्ड टू लर्न कंटीन्यूअसली। सो उनके ऑफ़िस में एक गिटार थी, एंड ही वाज़ आई थिंक 50 प्लस एट दैट टाइम। तो वो गिटार जो थी उनकी ऑफ़िस में, वो उनको पूछा, "गिटार आप बजाते हो क्या?" उन्होंने कि, "हाँ, मैं सीख रहा हूँ।" बोला, "कब से सीख रहे हो?" बोला, "ऐसे 2-3 महीने से चालू है।" बोला, "अभी 50 इयर्स में?" एंड माय क्वेश्चन वाज़ नाइव, आई डिड नॉट इवन नो कि व्हाई वुड समबडी आस्क दैट क्वेश्चन, बट अभी तो मैं पूछूँगा नहीं, आई नो कि एनीबॉडी कैन लर्न एनीथिंग एट एनी एज। सो उन्होंने वो जवाब दिया कि सीखने के लिए कोई एज नहीं होती, मुझे सीखनी थी कब से, आज अपॉर्च्युनिटी मिला, टाइम मिला, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। एंड दैट इज़ सच अ सिंपल, Yeah. वेरी कन्वीनिएंट वे ऑफ जस्ट सेइंग कि हाँ, लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कभी भी सीख सकते हो आप, ऐसा थोड़ी है कि लर्न करने के लिए एज होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सो वो एक काफ़ी अ, इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन थी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, और जो वैल्यू सिस्टम जो फर्म की अभी भी वही है कि जो भी, अब मुझसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, बट किसी भी और बंदे से पूछो जो भी काम करता है, कि इट्स अ कंटीन्यूअस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जो आप किसी भी रोल में हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, रिसर्च तो ऑफ कोर्स लर्निंग करना ही है, बट कोई और डिपार्टमेंट में हो तो भी लर्निंग इज़ योर गोल, एंड दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ पर्सनली। तो वो एक इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट था स्टार्टिंग में, व्हिच इज़ आई थिंक ट्रू टू द डीएनए ऑफ पीपीएफएस आल्सो। And what was the most interesting conversation or the most memorable thing you remember with him? आई थिंक लर्निंग वाला तो है, बट और भी इंटरेस्टिंग, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि जो अभी किसी कोई सीनियर होगा इंडस्ट्री में, आप उससे बात कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इनको सब पता होगा। बट मे बी दे आर इन्फॉर्म्ड उनके हिसाब से, दे विल नो मोर, उनको एक्सपीरियंस है लाइफ में ज़्यादा। बट जो आपकी रिसर्च है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका यूनिक है। जो आपने सीखा है वो यूनिक है। वो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना और वो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होना, ये जो इम्पोर्टेंस है, आई विल टेल यू ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि काफ़ी आसान होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर जाके बोल दूँ टीवी चैनल पे किसी इंटरव्यू में कि ये स्टॉक मुझे अच्छी लगती है, ये सब में खरीदनी चाहिए। ऐसे बोलूँगा नहीं, बट बोल दिया। तो जो भी बंदा रिस्पेक्ट करता है मेरे ओपिनियन को, वो सुन के एक्ट कर लेगा उसके ऊपर। पर एक स्टेप उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग कि अच्छा ये बंदे ने बोला है, ठीक है, बोला है, अच्छा होगा, मैं खुद स्टडी करता हूँ। मैं खुद अपनी ओपिनियन बनाता हूँ, एंड उसके ऊपर मेरे स्टडी के बाद अगर मेरी ओपिनियन इनके ओपिनियन से मैच होती है, देन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी अर्ली डेज़ से मैंने ऑब्ज़र्व की थी, और मुझे यूज़फुल एनकरेजमेंट कि अगर कोई भी सीनियर हो कंपनी में जिसने कोई स्टॉक आइडिया के बारे में डिस्कशन किया हो, तो सबसे पूछते थे रिसर्च टीम में कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है? एंड ही यूज्ड टू जेन्युइनली आस्क एंड अंडरस्टैंड, एंड ही वुड डू व्हाटएवर ही वांटेड टू डू इन हिज पर्सनल पोर्टफोलियो, या फिर जो रिसर्च टीम थी, जो भी दे रही थी, उनका काम वही था कि इंडिपेंडेंटली आपका ओपिनियन क्या है? तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट जो होती है कि कोई भी सीनियर आदमी हो, कोई भी एक्सपीरियंस आदमी हो, सीख लो उनसे, बट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आई थिंक ये भी स्टार्टिंग से ही इन्ग्रेन्ड था, ये तो ऑलरेडी चालू था फर्म में,
आई जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एंड लर्नड इट फर्स्ट हैंड कि अरे ये तो काफ़ी एम्पावरिंग है। अगर आप यंग हो और आपके पास मोटिवेशन है सीखने का और आइडियाज़ कम्युनिकेट करने का, तो ये प्लेटफ़ॉर्म है कि मैंने ये 4 कंपनी से स्टडी किया है, मेरा ये ओपिनियन है। नाउ उस पे डिबेट होगा कि ये आपकी ओपिनियन क्यों है? आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए? कौन-सी कितने साल आपने कंपनी स्टडी की? Can you give me an example of this? सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पब्लिक रिकॉर्ड। सो जब मैं जॉइन किया था आई वाज़ ट्रैकिंग आईटी इंडस्ट्री। मैं आईटी बीएससी आईटी बैकग्राउंड से था, तो फर्स्ट सेक्टर कौन-सा करोगे आप, तो ले लो आईटी चालू कर दो। सो आईटी इंडस्ट्री, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री इंडिया की थोड़ी यूनिक है। इसमें द बिज़नेस मॉडल वाज़ वेल नोन। सो इसमें बहुत सारी हिस्ट्री भी है एंड दैट वाज़ अ इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर मच बेटर देन मेनी अदर इंडस्ट्रीज़। एंड डेटा रिपोर्टिंग ऑल्सो कब से अच्छा था, मतलब दिस इज़ ट्रैक्ड ग्लोबली ऑल्सो। सो डेटा रिपोर्टिंग वाज़ फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेस्टर्स। Data reporting मतलब? डेटा रिपोर्टिंग मतलब इन द क्वार्टरली फाइनेंशियल्स जो सेगमेंटल रिपोर्टिंग होता है या फिर बिजनेस मेट्रिक्स जो होता है जो प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, वो ज़्यादा थे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एंड दैट वाज बिकॉज इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स बहुत थे। सो दे हैड ब्रॉट दोज डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वॉज कि हमको ये समझना है मेट्रिक, ये डिस्क्लोज होना चाहिए। सो ट्रैक करने के लिए एनालिस्ट के पास बहुत डेटा पॉइंट्स थे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज वेरी ईजी। इन दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड फाइनेंशियल क्राइसिस में हर एक सेक्टर की हवा टाइट हो गई थी, लाइक सबके वैल्यूएशन गिर गए थे और आईटी कंपनीज के पास काफ़ी सारा कैश था बैलेंस शीट पे। तो उसमें अगर आईटी का कैश बहुत सारा बैलेंस शीट पे है, यू आर एक्चुअली गेटिंग अ बिज़नेस क्लोज टू द मार्केट कैप इक्वल टू कैश। तो बिज़नेस फ्री मिल रहा था आपको। तो ये जो आइडियाज़ थी ना, जो बेंजामिन ग्राहम के टाइम पे बोलते थे लोग कि 1929 में ऐसे मिलते थे, नेट-नेट बोलते थे उसको कि आपको बैलेंस शीट की वैल्यू मिल रही है मार्केट कैप में और बिज़नेस जो ग्रो होगा वो फ्री है, व्हिच इज़ अ ग्रेट आइडिया टू इन्वेस्ट इन। नाउ इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, सत्यम भी था उसमें और पटनी कंप्यूटर्स भी था या बाकी कंपनीज़ भी थे। सो सम फ्रॉड्स भी थे। सो ऑफ कोर्स फ्रॉड्स बाद में आए वो, पर द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ आई कुड गेट अ चांस टू स्टडी दिस कंपनीज़ इंडिपेंडेंटली। एंड किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये कंपनी से चालू करो आप। मुझे बोला कि ये कंपनीज़ है लिस्टेड मार्केट में, स्टार्ट वेयरएवर और आपकी रिपोर्ट बनाते जाओ। कीप प्रेजेंटिंग ऑन एवरी कंपनी। सो ऑफ कोर्स आई आस्क्ड कि कोई प्रायोरिटी कंपनी की है क्या? सो देयर वाज़ वन कंपनी व्हिच वाज़ एट दैट टाइम लिस्टेड पटनी कंप्यूटर सिस्टम। तो दैट टाइम दे सेड कि ये अट्रैक्टिव कंपनी लग रही है, कैश बहुत है बैलेंस शीट पे, ये स्टडी करो। I did my study and I was not very good at that job. So of course I was new. So they were expecting me to come up with things. So I gave my presentation. Presentation में I made a big mistake of not calculating the entire cash of the portfolio. So of course I got scolded at कि अरे ये तो count नहीं किया, ये नहीं किया. Now I learned. Next time जब गया I was extra prepared. So जो भी next company मैं study कर रहा था, I made sure कि उसमें I'll consider all the parameters which were missed in the previous one and plus जो बाकी industry के analyst कर रहे थे. So वो एक है कि खुद की व्यू बनाने के बाद किसी और को पूछो कि भाई आपकी व्यू क्या है, आपकी व्यू क्या है, एंड बिकॉज यू आर एक्सेसिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। सो सेल साइड जो होता है, जो ब्रोकर होता है, उसके एनालिस्ट जो सेक्टर कभी से ट्रैक कर रहे हैं, सो अगर उनसे पूछोगी कि मेरी ये व्यू है, ये व्यू में व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग, इज अ गुड वे टू ब्रिंग दैट कॉन्वर्सेशन अप रादर देन सेइंग कि आपको क्या लगता है, कि आपकी व्यू पहले शेयर कीजिए, देन गेट समबडी एल्सेस व्यू ऑन दैट, दैट फोर्सेस यू टू बिल्ड दैट व्यू फर्स्ट। सो ये जो इंटरनल प्रेजेंटेशन की स्टाइल थी, कम्युनिकेशन स्टाइल थी, दिस इज द एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव कि ये पटनी वही कंपनी थी। Then दूसरी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल, जिसे अगेन स्टिल लिस्टेड नाउ, ओएफएसएस बोलते हैं उसको। वो भी ऐसे ही एकदम बार्गेन बेसमेंट वैल्यूएशन पे थी। वो स्टडी करके उस पे पिच किया। सो ये सब एग्जांपल्स, द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग की जो पॉइंट बोल रहा था कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि खुद एक कंपनी लेके आओ, स्टडी करो, उस पे व्यू बनाओ। इफ इट्स इन्वेस्टेबल, ऑफ कोर्स क्लाइंट्स विल आल्सो इन्वेस्ट इन इट इन द पोर्टफोलियोज, एंड एट द सेम टाइम यू विल हैव अ कंपनी टू ट्रैक योरसेल्फ आल्सो इन द पोर्टफोलियो। एंड सिग्निफिकेंट एनकरेजमेंट वाज़ देयर कि जाओ बाहर रह के बात करो। मैनेजमेंट अगर मिल रही है, मैनेजमेंट से मिल के आओ। नहीं मिलना है तो व्यू बनाओ विदाउट मीटिंग, देन दैट्स आल्सो फाइन। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन कि ये बिज़नेस समझनी है, ये लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाज़ अ की फिल्टर, कि ये कंपनी हम लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग वैल्यूएशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस टाइम पे आप बाय करोगे, ये वैल्यूएशन कंपनी की सस्ती होनी चाहिए। महँगी कंपनी बाय करके लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर ये बिज़नेस ग्रो होगा, तो उसका फ़ायदा होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो इसलिए वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए। सो आई थिंक ये सम एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग के थे। ये मेबी फर्स्ट 6 मंथ्स के एग्ज़ाम्पल्स थे जब जॉइन करने के बाद।
आपका लास्ट इंटरेक्शन क्या था पराग पारिक सर के साथ एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डील आफ्टर हिज डिमाइस? इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हम ओमाहा में थे उस साल उनकी डेथ हुई, एंड आई वाज़ अनफॉर्चुनेटली आल्सो इन द कार अलोंग विद देम। ओह, इज इट? या ओके। सो राजीव सर, मैं, पराग भाई और उनकी वाइफ हम साथ थे, एंड वी हैड अ नॉर्मल इंटरेक्शन। नोबडी न्यू नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे होने वाला था कुछ। सो the interaction I remember very vividly was one night before. We had dinner together, and next day they were going to go for a separate trip, and me and Rajiv were going to go for another event within Omaha only. So we're all reminiscing कि कैसे था. We had a nice dinner together, conversation कर रहे थे. Uh, but of course, in hindsight, should have remembered more about that day. But maybe वो trauma होगा event का. I don't fully remember everything that happened, but I remember it was a nice conversation, relaxed conversation. We had a good time, and we are looking forward to meeting back in India जब वो आते थे वापस. एंड आप बर्कशायर हैथवे के ईजीएम से यू वर गोइंग टू द एयरपोर्ट? No, so Berkshire Hathaway की AGM उसके पहले दिन थी. हम्म, उसके बाद शाम को we had dinner, and next हम्म, morning the Sunday morning. So वहाँ पे ओमाहा में क्या होता है कि वो Berkshire Hathaway की जो AGM होती है उसके आसपास lot of people come वो टाउन में. तो वहाँ पे they will have independent investment groups will have their own independent events. So one of the groups we were going to attend in the morning, me and Rajiv. And Parag Bhai और उनकी जो वाइफ थी गीता भाभी, they were going to go for some different trip. So we were going to drop them at the airport. So while going to the airport, this accident happened. Oh, and you were there in the Yes. and मतलब was it like critical serious for you also or like आप आपके लिए Very आपके लिए? luckily, seat belt था, airbags थे. So little bit of I was unconscious for a few minutes, but Hmm. beyond that, I had no physical injury, Okay. luckily. And then उसके बाद once you came back to India, so what happened and then how did you take So it of course, forward? we were a much smaller organization, much younger organization as a mutual fund also, and This was losing 2015, right? 15 3rd May. May 2015. Yes. So of course, it was a huge shock for all of us, but because of the goodwill that Parag Bhai had built, uh, his relationships, his ethos, uh, clients were extremely supportive. Nobody said we will withdraw money because they knew that the firm has taken care of their money such a long time, and we have good people in place. Everybody trusted Rajiv also, and we were able to uh, recover quicker from the loss of the person. But of course, you will miss the person every day. Uh, but we knew that the value systems don't go away just because the person is not there. So we try to live up to them every day. So what is one key thing that you've learned from his book Stocks to Riches जो आपको आज भी आपके काम में हमेशा हेल्प करती है? Be aware of your behavior. So knowing yourself सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टिंग में, कि अगर आपको लगता है सी ये अपनी टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी को आपको कंट्रोल करना है. अगर आपकी टेंडेंसी है कि आपको लगता है कि आपको गैम्बलिंग करना पसंद है, वो एक्साइटमेंट जो होती है पैसे इन डाल के पैसे ग्रो होते हैं या लूज़ होने के बाद आपको एक्साइटमेंट होती है, सम लोगों को होती है. वो अगर आपको है तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये पर्सनैलिटी है. बट आपको इन्वेस्टमेंट करना तो है ही. आपके गोल्स चेंज नहीं होंगे जस्ट बिकॉज़ आपकी टेंडेंसी वैसी है. सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? सो ये बिहेवियरल एक ग्रिड कैसे बना सकते हो आपके अराउंड, कि जिसके अंदर आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी चलेगी और मे बी आपकी एक्साइटमेंट के लिए थोड़ा-सा आप रखो साइड पे पैसा. लाइक डू सम स्मॉल इन्वेस्टमेंट समवेयर. आपको जो लगता है कि ये मेरी आइडिया है, मुझे चेक करना है कि मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ क्या उसमें, करो. बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो व्हिच रिक्वायर्स मोर स्टेबिलिटी, वो इन्वेस्ट करने के लिए हैव दिस बिहेवियरल केज अराउंड यू कि उसके बाहर आप जा नहीं पाओगे. You will not deliberately go and touch it. And then you have people around you also who will guide you कि भाई ठीक है. You tell your spouse, your partner कि this is my tendency, if you see this happening, stop me. Or you create this thing. So a behavioral understanding of yourself as a person and how you grow is very very important, and that is not something anybody can teach you. ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है आपकी बिहेवियर में से. सो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो बिहेवियरल इन्वेस्टिंग जो बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि ये बायस का नाम है, लाइक कन्फर्मेशन बायस है या हाइंडसाइट बायस है. वो तो नाम सबको पता होता है. दीज़ आर ऑल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. बट ये लाइफ में ऑब्जर्व कैसे करोगे आप खुद के? कैन यू डू इट योरसेल्फ, या कोई आपको और बताएगा कि अरे ये तो आपका हाइंडसाइट के ऊपर देख के आप बोल रहे हो कि ऐसे होने वाला है करके. सो दैट इज़ सम चेक यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ. इट्स अ स्मॉल फिल्टर. इट्स नॉट लाइक कि ये एक कंस्टेंटली चलेगा आपके दिमाग में, बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर आल्सो एक्साइटेड.
अगर मार्केट गिरा या मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर गया, योर एक्साइटमेंट लेवल कैन ऑल्सो ड्राइव यू टू डू थिंग्स, बट देन दिस गिव्स यू 1 सेकंड ऑफ पॉज, एंड दैट 1 सेकंड ऑफ पॉज हेल्प्स यू एक्टिवेट योर अदर पार्ट ऑफ योर ब्रेन कि अरे हाँ, रुको, लेट मी एनालाइज दिस। बाद में मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं करूँगा अलग बात है, बट लेट मी एनालाइज कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि नहीं। जो इचीनेस होता है ना कि ये कुछ तो करना है एक्टिविटी, वो आप कंट्रोल कर पाओगे इफ यू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर बेटर। Right. So you're basically the head of research at one of India's largest AMCs, and you said that FlexiCap fund AUM is 1.3 lakh crores and the total AUM is 1.5 lakh crores. So let's try to understand आपका framework जब आप stocks में invest करते हो, and with few case studies examples, we want our viewers also to understand that stock picking framework या companies को कैसे evaluate करते हैं. So you mentioned that you've invested in Microsoft, Google, Amazon, Meta. सो आपका क्या थीसिस था जब आपने आइडेंटिफाई किया, एंड एट प्रेजेंट इन 2026 व्हाट्स योर थीसिस ऑन दीज इंटरनेशनल कंपनीज दैट व्हाई डू यू थिंक कि हाँ ये कंपनीज शुड बी देयर इन द पोर्टफोलियो नाउ? श्योर। सो अमेज़न एग्ज़ाम्पल लेते हैं बिकॉज़ ये सबको पता है। हर एक पर्सन के पास आजकल जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, अमेज़न का अकाउंट तो होगा ही, शेयर में रहते तो कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या व्हाटएवर। बट अमेज़न पोर्टफोलियो कंपनी आई कैन जस्ट टॉक अबाउट इट। सो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है कंपनी में इज़ कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है कंपनी रन करने के लिए? क्यों कंपनी फाउंड की है? एंड फाउंड तो कर ली, बट वो कंपनी कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए अगर जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर थे, उनकी आप हिस्ट्री देखोगे, काफ़ी पब्लिक हिस्ट्री है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक समरी कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री में थे। वहाँ से उन्होंने लगा कि 1995 में लगा कि इंटरनेट का यूसेज बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहा है। 300% 200% हर साल यूसेज बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ है टेक्नोलॉजी जहाँ पे एडॉप्शन बहुत होने वाली है और यहाँ पे ज़्यादा बिज़नेसेस नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे ऑब्वियस चीज़ उनको लगा कि यार किताबें दुकान में मिलती है, ऑनलाइन क्यों नहीं बिकती? तो वो पहली कंपनी नहीं थी करने वाली, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन किया कि ठीक है, किताबें इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हैं, रिटेल स्टोर खोला ऑनलाइन, दुकान खोल दी बेसिकली ऑनलाइन जाके। वेरी ऑब्वियस यूज़ केस दुकान खोलना। दुकान तो खोल दी, तो अभी लिस्ट कहाँ से आएगी? कैटलॉग मतलब क्या बाय करेंगे लोग? तो सब एकेडमिक बुक्स डाल दिए, जो भी बुक्स के नाम मिले थे ना, डिस्ट्रीब्यूटर से नाम लेके आए, लिस्ट डाल दी। है कुछ नहीं खुद के पास, एक भी बुक थी नहीं इनके पास, बट लिस्ट बना दी। ऑर्डर्स आए और लकीली वो टाइम पे क्या था कि डेवलप्ड मार्केट्स में क्रेडिट कार्ड का यूसेज लोग ऑनलाइन भी करते थे, जस्ट चालू हुआ था ऑनलाइन करना। सो वो एक नोन चीज़ था, जैसे अपने में यूपीआई सब लोग करते हैं। इमेजिन करो कि यूपीआई लेवल का टेक्नोलॉजी अवेलेबल था ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए उस समय, तो ऑर्डर्स आने शुरू हुए। अभी ऑर्डर्स तो आ गए, तो अभी फुलफिल कैसे करें ऑर्डर? तो ठीक है, एक किताब की ऑर्डर आई, तो देन डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए कि अरे ये किताब खरीदता हूँ मैं आपसे। उन्होंने खरीदी यहाँ से, यहाँ पे पैकिंग किया, खुद की गैराज में था, कंपनी वाज़ इन द गैराज, इट वाज़ नॉट लाइक अ बिग कंपनी जो अमेज़न अभी है। पैकिंग किया और कुरियर से भेज दिया, हो गई फुलफिलमेंट। सो ऐसे जब ऑर्डर बढ़ते गए तो लगा कि अरे ये तो 2-3 लोग का काम नहीं है, और लोग को हायर करना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक्स में पैकिंग के लिए किसी और को हायर किया, सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा वेबसाइट डिज़ाइन करने किसी और को हायर कर लिया। सो ये बेसिक चीज़ ऐसे ग्रो होते गई। तो ये जो ग्रोथ करने की जो प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्च्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट। अपॉर्च्युनिटी के बाद प्रोडक्ट कौन-सा बेचना है, कैसे बेचना है इज़ द सेकंड थिंग, एंड थर्ड इज़ वो चालू होने के बाद हाउ डू यू चेंज योरसेल्फ टू अडैप्ट कि अभी अचानक से ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए। लगा कि अरे सिर्फ़ बुक्स क्यों बेचे? और कुछ क्यों नहीं बेचे? तो जैसे बोलते हैं ना अमेज़न इज़ नाउ एवरीथिंग स्टोर। अमेज़न पे इतनी लाखों कैटेगरीज़ है, सब प्रोडक्ट बेचते हैं। ये क्यों नहीं बेचे? सो मेरी बुक्स में वाज़ द ओरिजिनल कैटेगरी, बट कोई और भी चीज़ बेच सकता है। सो ये जो थॉट प्रोसेस है इनोवेट करने की, बिज़नेस में कि और भी कुछ करना है और भी ग्रो करना है, ये थॉट प्रोसेस के लिए द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और द प्रमोटर फैमिली जो बोलते हैं इंडिया में, या फाउंडर्स जो होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी क्वालिटी क्या होती है कि दे आर इन देयर ओन वे वेरी क्यूरियस टू सी कि क्या होता है। नोबडी नोज़ फ्यूचर में क्या होने वाला है। नोबडी नोज़ कि ऑनलाइन कितने बुक खरीदेंगे लोग। अभी तो सोचते भी नहीं लोग। इतने बिलियंस ऑफ बुक्स ऑनलाइन बिके होंगे, नोबडी विल थिंक। बट जो फर्स्ट बुक बेचा था ऑनलाइन कि कल ऑर्डर आएगी कि नहीं पता नहीं था। बट स्टिल यू परसिस्टेड, यू स्टिल टूक दैट रिस्क एंड यू ग्रू दैट बिज़नेस। तो ये जो क्वालिटी है, एबिलिटी टू सी द अपॉर्च्युनिटी और दूसरी एबिलिटी टू ग्रो द अपॉर्च्युनिटी, ये तो बिज़नेस साइड हो गए। सेकंड इज़ द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, कि किस स्किल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पैसे सबको कमाने होते हैं, सबको वेल्दी बनना होता है, बट आपकी गोल
किसी और के पैसे लेके वेल्दी बनना है, चोरी करके बनना है, या खुद बिजनेस ग्रो करके कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है और ग्रो करना है। सो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो बोलते हैं लोगों की, वो भी उस पर्सन में होनी चाहिए। सो हम जो कंपनी की मैनेजमेंट फ़िल्टर करते हैं, स्टडी करते हैं, ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं उनके बिहेवियर में। और ये ऐसे नहीं बोल रहा कि उनसे बात करके मालूम पड़ता है। अभी जेफ बेज़ोस से तो मिला नहीं हूँ, बट अमेज़न में इन्वेस्ट किया है। उसका मतलब कि स्टडी तो करना पड़ता है ना कि बंदे ने बिज़नेस कैसे बनाया है, कितना बड़ा बिज़नेस है और क्या इन्वेस्टमेंट करे कंपनी। सो उनके अलावा और भी कौन लोग बिज़नेस में काम करते हैं, स्टडी करना है कि ये मैनेजमेंट कौन है कंपनी की, उनकी कैलिबर क्या है बिज़नेस रन करने की, क्या क्वालिटी के पर्सन है, उनकी कॉम्पेंसेशन क्या है, उनके ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं विद देयर ओन कंपनी शेयर्स या विद एवरीबॉडी एल्स। ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टडी। यू नीड टू हैव द राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा तो इन्फॉर्मेशन आप ढूँढ पाओगे कहाँ से। देन उनकी एबिलिटी टू डू द वर्क वेल एंड कंसिस्टेंटली वेल, वो भी उनकी हिस्ट्री में है। अगर कंपनी की लॉन्ग इनफ हिस्ट्री है, लाइक अमेज़न की आईपीओ थी 1997 में, तब से उनके एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, तो पढ़ लो, देखो कैसे बिज़नेस ग्रो किया है। उसमें से कितने लोग अभी भी कंपनी में हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बट आई थिंक 8-9 लोग तो है कंपनी में सीनियर रोल्स में। अ, तो वो कैसे टीम ग्रो की है। तभी कितने लोग थे, मे बी 10,000 लोग थे कंपनी में, आईपीओ मे बी आईपीओ के पहले इतने नहीं थे। 1000 लोग तो होंगे कंपनी में वो टाइम पे। अभी तो 5 लाख लोग हैं, वो उसके ज़्यादा लोग हैं। सो सब आप स्टडी नहीं कर पाओगे, बट जो की लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी है, जो कंपनी का पैसा होता है, जो कैश कंपनी कमाती है, वो कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस ग्रो करने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन से एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, जब गलती होती है तो कैसे मानते हैं कि हमारी गलती हुई, जब गलती से क्या सीखते हैं, गलती से सीख कर बिज़नेस और कैसे अच्छा बनता है, बेहतर बनता है, ये भी एक प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड उनका जो क्रिएटिविटी है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज़ कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं, कि पैसे जो बंदा कमाता है तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कितना रिस्क लेते हैं। और ये तो मैनेजमेंट की बात हुई। उसके बाद बिज़नेस, अभी बिज़नेस तो चालू कर दिया है एक इंडस्ट्री में, आप रिटेलर बन गए, पर रिटेलर तो इतने अच्छे पैसे कमाते नहीं हैं। तो ये ऑनलाइन रिटेलर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आप कैसे पैसे कमा लेते हो इतना? तो मे बी बिकॉज़ रिटेल का स्टोर ऑनलाइन है, उनको फिज़िकल स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सिर्फ वेयरहाउस चाहिए टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए। तो जो खर्चा बाकी रिटेलर्स करते हैं कि जिसमें कस्टमर खुद अंदर जाते हैं और प्रोडक्ट हाथ से उठा के डालते हैं कार्ट के अंदर, ये यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए जो अपफ्रंट कॉस्ट है स्टोर बनाने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसके लिए स्केल ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो सकती है। तो ये बिज़नेस मॉडल का एक डायनामिक है कि जो हर एक कंपनी में नहीं होगा। और एक कंपनी में वो एडवांटेज है कि वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच के बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं एंड ज़्यादा कैपिटल उसमें खर्चा नहीं होता है। सो प्रोडक्ट्स कैन बी इनफाइनाइट, जो प्रोडक्ट बेच सकते हैं वो बेचो वहाँ पे। सो ये एक बिज़नेस का पार्ट है और ये लकीली वो जो टाइम पे कंपनी चालू हुई थी, ये ग्रोथ वाला पार्ट था। सो बिज़नेस का जो ट्रैजेक्टरी है, बिज़नेस की जो एक डायरेक्शन है ग्रो होने की, वो ग्रो हो रहा है कि नीचे गिर रहा है? वही उसी समय पे जो बुक्स फिज़िकल बेचते थे, वो उठ के नहीं बोल सकती थी कि ऐसे आई विल सेल साबुन, आई विल सेल कैंडल्स, आई विल सेल किचन अप्लायंसेस। बट अमेज़न ऐसे बोल सकते थे कि मेरे पास बुक्स भी मिलते हैं, बट मेरे पास जूते भी मिलते हैं, मेरे पास किचन के इक्विपमेंट मिलते हैं, कप मिलते हैं, ग्लास मिलता है, मिलता है। आपको जो भी चाहिए मेरे पास मिल जाएगा। बट जो ऑनलाइन जो रिटेल बुक सेलर्स थे, फिज़िकल बुक सेलर्स थे, वो ऐसे कर नहीं पाए। सो दैट्स अ बिज़नेस मॉडल एडवांटेज फॉर एन ऑनलाइन कंपनी, और जो एडवांटेज उनके लिए फ़ायदेमंद था और वो एडवांटेज यूज़ कर पाए। सो ये बिज़नेस का जो ट्रैजेक्टरी है, बिज़नेस की जो हिंदी में वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे, बट जो बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी है, वो कैसे यूज़ हो रही है, वो है कि नहीं, इज़ पार्ट ऑफ द बिज़नेस एनालिसिस। ये एनालिसिस का काम क्या है कि ऑनलाइन बिज़नेस अच्छा है या ऑफ़लाइन अच्छा है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ़लाइन भी बुरा नहीं है, बट ऑफ़लाइन के भी फ़ायदे होते हैं। जो वॉलमार्ट जो उसकी जो अमेज़न की जो ग्रोथ थी, अभी जो अमेज़न है, अभी जो वॉलमार्ट है, ये 2 अभी कम्पीट करते हैं बोथ मार्केट्स में, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। बट एक बिज़नेस है ज़्यादा ऑफ़लाइन है, एक बिज़नेस ज़्यादा ऑनलाइन है। सो अमेज़न हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रैक द ऑफ़लाइन पार्ट। उन्होंने एक कंपनी खरीदी थी होल फूड्स बोल के, ऑफ़लाइन ग्रो करने के लिए, बट दे आर नॉट एज़ बिग इन द ऑफ़लाइन वर्ल्ड एज़ वॉलमार्ट इज़। So there is some advantage to doing offline also, and Walmart is not as big as Amazon is in the online world. So हर बिजनेस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स है। तो एनालिस्ट का काम वही है टू अंडरस्टैंड कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। नाउ बिजनेस तो ये चल गया, एक रिटेल के सेक्टर में आप चल पाए।
अभी क्रिएटिविटी कि अभी ये इंडस्ट्री में आप हो, इससे पैसे बन रहे हैं, इसमें और इनोवेट क्या कर पाओगे आप? तो मार्केट प्लेस मॉडल बना दिया। वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मॉडल्स जहाँ पे खुद की प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई और सेलर है जो आपके साइट पे लिस्टिंग कर देगा प्रोडक्ट की और आप आपके नेटवर्क में उसको बेचने को अलाउ करो। बाकी पेमेंट सब बाद में तो सेम ही है इन द बैकग्राउंड। तो वो बिज़नेस मॉडल डेवलप करना, वो इनोवेशन है। सो जो बिज़नेस से पैसे कमाए, दूसरे एरिया में इन्वेस्ट किए और ये दूसरा बिज़नेस ग्रो किया। सो अभी 1/3 ऑफ अमेज़न्स रेवेन्यू रिटेल वाला कम्स फ्रॉम मार्केटप्लेस सेलर्स, व्हिच वाज़ नॉट देयर इन द बिगिनिंग। देन उन्हें लगा कि अभी टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर रहे हैं हम लोग, बिज़नेस ऐसी ग्रो कर रहे हैं, अपनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी बाहर किसी को फ़ायदे की हो सकती है क्या नहीं? कंप्लीटली न्यू थॉट। तो पहले खुद की टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन था वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। बाद में बोला कि ये एक सर्विस करके हम बेच सकते हैं क्या? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस चालू हुई। 2007 के एनुअल रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था कि वी हैव सम कस्टमर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग बिज़नेस। अभी तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाते हैं अमेज़न कैश फ्लो कमाते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग से आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि पहले वाली चीज़ थी कि जैसे सिंपल बोलता हूँ मैं, आपके फ़ोन में जो ऐप्स है, ओके? से जीमेल वाला ऐप है आपके फ़ोन में, आप जीमेल यूज़ करते हो। आपके घर के अंदर या फ़ोन के अंदर ऐसे कोई सर्वर नहीं है या फिर ऐसे कोई स्टोरेज नहीं है जहाँ पे ईमेल आके बैठ जाते हैं और आप पढ़ते हो और ऐसे डाउनलोड नहीं होते वो। जैसे हम फ़ोटो खींच के डाउनलोड होते हैं वैसे नहीं होते। वो एक सर्वर पे ऑनलाइन रहते हैं, उसको क्लाउड बोलते हैं। अब ये एकदम सिंपल बोल रहा हूँ मैं जस्ट टू हेल्प योर ऑडियंस गेट अ फ्लेवर ऑफ इट। जो जीमेल का ऐप अपडेट होता है, आपको खुद को कभी करना पड़ता है बट फीचर्स जो उसमें आते हैं, वो अपने आप आते हैं। वो इन द बैकएंड क्लाउड में सॉफ्टवेयर बनता जाता है, दे कीप अपडेटिंग इट, आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे। सो ये सब जो चीज़ होती है, जो आपको खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता इन हैविंग स्टोरेज, हैविंग अ कंप्यूटर व्हिच विल स्टोर ऑल योर ईमेल्स, बट जीमेल डज़ इट फॉर यू इन देयर ओन प्रिमाइस इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट नो कहाँ पे। लाइक किसी को पूछो कि आपके ईमेल्स कहाँ से आते हैं? लाइक इंडिया में है? नहीं, पता नहीं। सिंगापुर से आते हैं? पता नहीं। कहाँ पे भी आते हैं। दुनिया में किधर भी क्लाउड होगा उसका, वहाँ पे आपका अकाउंट होगा और वहाँ से वो आपको एक्सेस देता है। तो ये जो नीड है, ये कंज़्यूमर की नीड है, बट कोई कंपनी हो जो आईटी सिस्टम्स यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर, ये आईटी सिस्टम्स वो खुद के सर्वर्स खुद में इन्वेस्ट करते हैं, खुद के कंप्यूटर्स होते हैं और ये डेटा उनके प्रीमाइसेस में होता है, लिटरली फिजिकल प्रीमाइसेस में। खुद की एक सर्वर रूम होती है, उसके अंदर वो सर्वर होता है और उसके अंदर डेटा उनका होता है। सब डेटा वहाँ पे ज़रूरत रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई डेटा बाहर भी हो सकता है, जो क्रिटिकल नहीं है आपके बिज़नेस के लिए, बट आपको लगता है डेटा बार-बार। उसके लिए आप खर्चा क्यों करें? सो ये बिज़नेस मॉडल उससे प्रभावित था कि खुद का हार्डवेयर कितना कम कर सके, जिससे आपको वो स्टाफ उतना कम रखना पड़े, उतनी आपकी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। बट क्लाउड पे जाने के बाद आप हर महीने जितना यूज़ करोगे उतना ही खर्चा करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्वर की कीमत सपोज़ 15 लाख रुपए की सर्वर होगी, ओके? वो सर्वर खरीद लोगे, 15 लाख आपको खुद के पैसे डालने पड़ेंगे या फिर बोरो करने पड़ेंगे वो खरीदने के लिए। उसके लिए वो सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बंदे को रखना पड़ेगा कि भाई आप ये इसको सिस्टम में इंस्टॉल करो, सर्वर में सॉफ्टवेयर डालो, फिर ये कॉन्फ़िगर हो गया। नेटवर्किंग वाला बंदा है भाई कनेक्ट तो करो, हर कंप्यूटर में उसका एक्सेस होना चाहिए, तो नेटवर्किंग वाला बंदा आ जाएगा, कनेक्ट कर देगा। तो ये सब एडिशनल कॉस्ट आपको खुद के प्रिमाइस पे खुद के खर्चे से करने पड़ेंगे अपफ्रंट, काम चालू भी नहीं होगा। उसके बाद फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, काम बढ़ेगा, बिज़नेस आएगा, पैसा कमाओगे। क्लाउड में कैसे है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आपकी नीड है, ये सर्वर है, मुझे ना सिर्फ़ ये सर्वर को चालू करना है आज कि तो आप चालू करो उसको और हर महीने आपको बिल आएगा एक, वो बिल आपको भरना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिज़नेस था जो अमेज़न ने चालू किया था, AWS, एडब्ल्यूएस वाला। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है। Amazon Web हाँ, Services. हाँ। तो ये पहले भी नौ नौ पता था लोगों को कि ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसे सर्विस के फॉर्म में नहीं दिया था किसी ने। कि ये जो बिज़नेस मॉडल का इनोवेशन है वो अमेज़न का है कि सर्विस के फॉर्म में अगर आप दोगे कि कम से कम खर्चे में आप ये एक्सेस कर पाओगे ये प्रोडक्ट ऑन क्लाउड। ये बिज़नेस मॉडल इनोवेशन है, वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर, प्लेटफ़ॉर्म लेयर बना के और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बहुत सारे सर्विसेज़ उन्होंने बना दिए। और ये अभी काफ़ी प्रचलित बिज़नेस मॉडल है। अभी ये इसमें गूगल भी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है। ये 3 दिग्गज है, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये इस मार्केट में। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए ये मार्केट में। सो व्हिच इज़ अगेन बिज़नेस मॉडल इनोवेशन। ये कैपेबिलिटी बिज़नेस के अंदर ही है। उसके बाद अमेज़न पे आप जाते हो कभी सर्च करते हो प्रोडक्ट के बारे में और ऐड आते हैं प्रोडक्ट्स के। वो एडवर्टाइज़िंग बिज़नेस है। वो बिकॉज़ प्लेटफ़ॉर्म इतना पॉपुलर है कि एडवर्टाइज़िंग बिज़नेस वाज़ अ ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप।
पहले भी करते थे ऑब्वियस, ये बाकी लोग भी करते हैं कि वॉलमार्ट के स्टोर में भी आपके आई लेवल पे प्रोडक्ट जो रखते हैं, उसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं। ओह! अच्छा। सो उसके लिए यू हैव टू हैव अ डील विद वॉलमार्ट कि ये हुँ, प्रोडक्ट आई लेवल पे जाने के लिए हुँ। जो प्रेजेंस होता है प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट अगर लोगों की 5 फीट 5 इंच होगी, तो उनके आई लेवल पे प्रोडक्ट रखने के लिए यू नीड टू पे देम मनी कि ओके। ये जैसे लिस्टिंग फी, तो वैसे लिस्टिंग फी होगा ऑनलाइन भी। हुँ, पर ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट्स तो कितने भी आपके सर्च के ऊपर प्रभावित होकर आपको रिजल्ट दिखाने हैं। एंड वॉलमार्ट में ऐसे नहीं है, आपको जाना है तो जो आइल में साबुन होगा वही दिखेगा आपको वहाँ पे। पर यहाँ पे जो आप सर्च करोगे उसके प्रभावित होके जो भी रिजल्ट आएँगे, उसमें आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाना है। तो ये बिज़नेस मॉडल बना दिया। ये बिज़नेस मॉडल ऑलरेडी था एक्जिस्टिंग जो गूगल करती थी, पर ये प्रोडक्ट्स में किया, ई-कॉमर्स में जब इंटेंट इज़ नोन यहाँ पे अभी परचेज़ होगा। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक्सप्लोर करना है कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बट यहाँ पे आप खरीदने को आए हो। दुकान में ऑनलाइन स्टोर पे खरीदने को आए हो। सो दैट इज़ लाइक एट द पॉइंट ऑफ परचेज़ एड इज़ फार मोर वैल्यूएबल। सो ये बिज़नेस चालू किया। अभी ये बिज़नेस का $60 बिलियन का बिज़नेस है। 10 साल में $60 बिलियन का बिज़नेस खड़ा करना ऑन द एक्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म इज़ अ इनोवेशन ऑफ द बिज़नेस मॉडल। सो ये जो क्वालिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट विल यूज़ इट टू ग्रो द बिज़नेस इन वेरियस फॉर्मेट्स। तो बिज़नेस की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें बिज़नेस में और कौन कर सकता है ये? तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सबसे बेस्ट है? मे बी नहीं है, बट टॉप 3 में वेरी गुड। सो एटलीस्ट टॉप 3 में तो कम्पीट करेंगे, तो दे विल हैव सम एडवांटेज एंड उसमें से प्रॉफिट बना पाएँगे ये बिज़नेस में से। एंड ये सब नंबर्स एविडेंट है, जो कंपनीज़ नंबर्स फाइल करती है, रिजल्ट्स फाइल करती है हर क्वार्टर, हर साल, सब उसमें कैन ट्रैक। एज़ अ एनालिस्ट का काम वही है कि वो ट्रैक करो, कि ये प्रॉफिटेबल कौन-सा है, कि ये कब तक चलेगा। ये आपकी एनालिसिस पे डिपेंड होगा। एंड नंबर 3 ये सब दोनों चीज़ आपको अच्छी लगी कि मैनेजमेंट अच्छी लगी आपको कंपनी की, बिज़नेस डायरेक्शन अच्छी लगी कंपनी की, ग्रोथ है इसमें, अच्छे से बिज़नेस चला रहा है ये। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ क्या प्राइस पे आप कंपनी को बाय करोगे। सो ये डिबेटेबल है। ये आपकी अलग कुछ मेंटल मॉडल होगा वैल्यूएशन का, हमारा अलग होगा। हमें लगता है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $100 के इस पे वैल्यूएशन सबसे अच्छी है, हम बाय करेंगे उस पे। किसी और इन्वेस्टर को लगा कि नहीं, मैं तो 150 में करूँगा। किसी को लगा नहीं, मैं तो 50 में करूँगा, उसके पहले आऊँगा ही नहीं। सो मार्केट में काफ़ी सारे वैल्यूएशन के ओपिनियन होते हैं। वैल्यूएशन ये पूरा सब्जेक्टिव गेम है, इसमें पूरा ओपिनियन बेस्ड है। बिज़नेस इज़ ऑब्जेक्टिव, ये क्या हो रहा है आपको पता है, सबको पता है इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने क्या किया है सबको पता है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और कोई लोग मे बी इनसे बात करके और अच्छा समझ सकते हैं, पॉसिबल है। बट ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट, पीपल क्वालिटी, बिज़नेस क्वालिटी एंड क्या प्राइस पे हम उसको खरीदेंगे पोर्टफोलियो में। ये तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये एक फ्रेमवर्क है और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला फ्रेमवर्क है। सो ये ऐसा भी नहीं कि ये हमने इन्वेंट किया है, ये पहले से ही था। हुँ, बेंजामिन ग्राहम ने जब बुक लिखी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें उन्होंने बोला कि ये हर एक आप स्टॉक स्टडी करते हो, वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो एक उसके पीछे बिज़नेस है। जैसे अमेज़न के शेयर ऊपर-नीचे होते रहते हैं, बट वो शेयर बिज़नेस नहीं है। उसके नीचे जो बिज़नेस है, वो एक्चुअल बिज़नेस है। वो शेयर प्राइस ऊपर-नीचे होता है बिकॉज़ मार्केट को लगा कि आज इसको गिरा दो, ऑनलाइन सेक्टर नहीं चलेगा, गिरा दो उसको। और बाद में लगा कि अरे यही चलेगा, तो इसको उड़ा दो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड में देखा था आपने कि जो फिज़िकल रिटेलर्स के शेयर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा गिरे थे और जो ऑनलाइन वाले थे, काफ़ी ज़्यादा चले थे। सो ये मार्केट की ओपिनियन चेंज होती रहती है, पर उससे बिज़नेस में चेंज नहीं होता। बिज़नेस की चेंज होती है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से होती है, दैट यू हैव टू स्टडी। सो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की फ्रेमवर्क है व्हिच इज़ वेरी वेल नोन एंड वी हैव बीन यूजिंग दैट एंड ये इसमें क्या होता है ना कि इसमें काफ़ी खराब कंपनीज़ फ़िल्टर हो जाती है। जिसमें पता है कि ये बिज़नेस ना चालू किया था किसी और इंटेंशन से, बट ये मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन्होंने मेबी कैश अच्छे से यूज़ नहीं किया है, खुद को पर्सनली एनरिचमेंट कर दिया है। आई विल नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ दैट, बट ऐसे बहुत बार होता है कि समटाइम्स प्रमोटर्स का इंटेंशन ही खराब है। लाइक उन्होंने धंधा चालू किया है कि सिर्फ़ खुद को अमीर करना है, बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ फ़ायदा होना नहीं चाहिए। सो उनकी लाइफ़स्टाइल लैविश होगी, सब यू कैन स्टडी दैट। आप या हर एक पर्सन को स्टडी करोगे, गूगल पे सर्च भी करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन से पार्टी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खर्चे कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, हुँ, सब दिख जाता है आपको। सो यू नो कि लाइफ़स्टाइल होती है लोगों की अलग। एट द सेम टाइम बिज़नेस में क्या हो रहा है स्टडी कर सकते हो आप कि अरे ये इसका कॉम्पिटिटर तो ज़्यादा अच्छे कर रहा है, पैसे प्रॉफिट अच्छे कमा रहा है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी कमा रहा है। तो ये क्यों होता है? ये स्टडी करना एनालिस्ट का काम। और ये जो फ्रेमवर्क है पीपल, बिज़नेस, प्राइस, ये फ्रेमवर्क आई थिंक इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो हम फॉलो करते हैं। वेरी इंसाइटफुल, थैंक्स सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल सिंपल मैनर। अभी आपके पोर्टफोलियो में, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से व्हाट प्रोपोर्शन और व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो वुड यू बी सिटिंग ऑन कैश टुडे एट प्रेजेंट?
सो फरवरी की फैक्ट शीट रिसेंटली पब्लिश हुई, उसमें 20% ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड इज राइट नाउ इन कैश इंस्ट्रूमेंट्स, डेट Okay. इंस्ट्रूमेंट्स में. ओके एंड आपको क्या लगता है बिकॉज अपॉर्चुनिटी आ सकती है अभी मार्केट में करेक्शन हो सकता है क्रैश आ सकता है इसलिए आप रुके हुए हो टू इन्वेस्ट देयर और व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द इंडियन मार्केट्स मैं इसको फ्लिप करता हूँ. सो 20% इन्वेस्ट नहीं किया है, बट 80% इन्वेस्ट किया हुआ है. सो ऑफ कोर्स हमें लगता है कि जो कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसमें लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की. जो 20% इन्वेस्ट नहीं किया उसका कारण ये है कि बाकी कंपनीज जो है वो इतनी अट्रैक्टिव प्राइस पे नहीं है आज जिसे हम बाय कर सकें. तो मैं थोड़ा रिवाइंड करता हूँ कि कोविड का जो टाइम था वो काफ़ी इंस्ट्रक्टिव टाइम है, बिकॉज मार्केट इतनी गिरी थी वो टाइम पे. एक वो लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 30% मार्केट फॉल हुआ था. उसके पहले हमारे पास पोर्टफोलियो में 12% कैश था, एंड एक महीने में ऑलमोस्ट कैश चला गया था 1% या 2% तक. क्यों? सो ऑफ कोर्स सब ब्रेस करने के बाद कि अभी समझ गए ठीक है लॉकडाउन हो गया, वायरस आ गया, कभी खुलेगा मालूम नहीं. बट ऐसे कौन से बिजनेसेस है, ये अगेन स्टडी ऑफ द बिजनेस, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो सर्वाइव कर पाएंगे, कि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ क्या है, कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है. अगर एक साल उनका बिजनेस नहीं हुआ तो कौन कंपनी बचेगी? फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट नाम आ गया, बैलेंस शीट अच्छी थी. जो कंपनी हमें पता है कि ये हमें समझ सकते हैं कंपनीज ये कौन सी कंपनी फिल्टर हो गई. देन पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज थी, उसमें से कौन सा कंपनी स्ट्रांग होगा, वीक होगा. उसके बाद पोर्टफोलियो में डिप्लॉयमेंट चालू होगा. सो उसके लिए जो प्रीवियस रिसर्च है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि उस समय रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करते रहना है. और प्राइस जब दिखती है आपकी फेवरेबल प्राइस, तभी एक्शन करने का आपके पास करेज होना चाहिए. सो लकीली उस समय कैश था, और ऑलमोस्ट फ्रॉम 12% इट वेंट टू 1% बिकॉज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव. सो वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटर करने के लिए स्टॉक प्राइस में. सो अभी जो 20% इन्वेस्ट नहीं हुआ है वो क्या कहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो है जो मनी मार्केट फंड्स बोलते हैं, जो ओवरनाइट लेंडिंग होती है, उसमें 6% के आसपास मिल जाता है पैसे. सो ये 6% कमा रहा है पैसा, हमें वेटिंग के लिए 6% मिल रहा है, हम वेट कर रहे हैं. अगर अच्छी वैल्यूएशन आ गई जिसमें लगे कि बिजनेस और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो कब लगता है आपको कब आएगी अच्छी वैल्यूएशंस वेरी डिफिकल्ट. नोबडी नोज राइट. अगर आप किसी कंपनी को पूछोगे कि अपने अगले महीने के सेल्स कितने हो गए, फ्यू कंपनीज विल टेल यू द एक्यूरेट नंबर. सम कंपनीज विल से ग्रो कर सकता है, सम कंपनीज विल कि नहीं थोड़ा खराब है, ग्रोथ नहीं होगा. वॉट एवर, नोबडी एक्चुअली नोज. जस्ट एक्सपांड दिस फ्रॉम 1 month to 1 year, 1 year to 5 years, 5 to 10 years. नोबडी नोज. अमेजोन की एग्जाम्पल ले लो आप. 1997 में जो उनकी लेटर थी, शेयर होल्डर की लेटर थी जो बेजोस ने लिखी थी, वो अभी भी हर एनुअल रिपोर्ट छापते हैं. और उसके बाद लेटेस्ट साल की लेटर छापते हैं सीईओ की. वो क्यों छापते हैं? क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि हम ऐसा बिजनेस बना रहे हैं कि जो कैश कमाएगा और वो कैश इन्वेस्ट करेगा एंड फ्री कैश जनरेट करेगा. कैसे करेगा मालूम नहीं. सो बाकी सब कंपनीज जो लिस्टेड है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, कि बाकी सब लिस्टेड कंपनीज की जो यूएस में होते हैं उनके 10K बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट को. उसमें फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द इनकम स्टेटमेंट, then is the balance sheet, and then cash flow statement, which is normal format of all the companies reporting. Amazon की पहले cash flow statement आती है. अच्छा So they show the cash flow statement first because they have been focused so much on cash flows. उसके बाद income statement, balance sheet, segmental information वो सब आता है. ओह And this is again it's allowed to report like that. So they have used that as an advantage to promote how they think. या So cash flows कैसे grow होने वाले हैं, ये you can design the business but nobody knows कि actually grow होंगे नहीं. वो हर एक पड़ाव पे मालूम पड़ता है कि हाँ अभी ये दिस वर्कड फॉर अस, दिस नॉट वर्क फॉर अस, सो ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, इसमें कम इन्वेस्टमेंट. सो कीप कैलिब्रेटिंग दैट. सो नोबडी रियली नोज कि एक्चुअल फ्यूचर में क्या होने वाला है. द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर एबल टू स्टडी समथिंग एंड अंडरस्टैंड समथिंग, आपके पास उतनी कॉन्फिडेंस होगी कि ये होल्ड कर सकते हैं. जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपको डर लगता नहीं है कि आप अपनी जो कंपनी में इन्वेस्ट किया कंपनी डूब नहीं जाएगी, बिकॉज आपने स्टडी किया है उसको. पॉसिबिलिटी है, कभी कभी होता भी है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खराब होनी चाहिए तो ही होता है. सो नोबडी नोज कि कभी प्राइस आएंगी, कभी वैल्यूएशन आएगा मार्केट में. जैसे लास्ट 2 साल में हो रहा है, मार्केट एक स्टडी लेवल पे है, ग्रो नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ अ गुड साइन कि कंपनीज तो ग्रो कर रही है कोई, बट वैल्यूएशन अभी अभी थोड़े अट्रैक्टिव धीरे धीरे लग रहे हैं. सो मे बी इन द लास्ट 6 months थोड़ी सी एक्टिविटी हमने की है इन द पोर्टफोलियो, वी बॉट समथिंग न्यू. अदरवाइज ऐसे भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नहीं है कि 20% कैश यूज कर देंगे इमीडिएटली, बट वी विल सी.
बट डू यू थिंक 2026 में मार्केट्स स्टेबल ही रहेगा, या लेट्स से टुवर्ड्स द एंड देयर माइट बी अ रिकवरी व्हिच शुड बी देयर? सो आई डोंट नो ये आप कभी पब्लिश करने वाले हो यूट्यूब पे? ये अगर आपका द रीज़न आई एम टेलिंग यू इज़ कि आज हम बात कर रहे हैं ऑन 13th ऑफ मार्च, मार्च, या ओके? एंड वी नो क्या हो रहा है, correct. हेडलाइंस क्या है, वॉर चल रहा है, सो रियली नोबडी नोज़। Yeah. सो इट्स बेटर नॉट टू हैव दैट एज़ अ डेटा पॉइंट फॉर योर एक्शन। Hmm. तुम्हें पता है कि कौन से कंपनीज़ अच्छे लगते हैं, Yeah. पोर्टफोलियो में कौन से प्राइस पे वो अट्रैक्टिव है, Hmm. एंड हमारा गोल वही है कि वो पोर्टफोलियो बनाएँ। बिकॉज़ इन द एंड फॉर द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, अभी मैं बात कर रहा हूँ एज़ अ म्यूचुअल फंड मैनेजर की, उसे क्या ज़रूरत है? उसको चाहिए वो एनएवी की स्टेबिलिटी एंड एनएवी की ग्रोथ। वो उसमें कौन से कंपनीज़ थे, कितने परसेंटेज में कौन-सा सेक्टर है, क्या है, रियली डज़न्ट मैटर। अगर उतना उनको मैटर करता तो वो खुद ही कर लेते पोर्टफोलियो खुद का। Yeah. बट बिकॉज़ दे हैव ट्रस्टेड अ फंड मैनेजर टू एलोकेट दैट, इट इज़ आवर जॉब टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, कभी इन्वेस्ट करना है, कभी नहीं इन्वेस्ट करना है। सो वी थिंक आवर जॉब इज़ सॉर्टेड इन क्या करना है कि कंपनीज़ की लिस्ट बनाते रहो, जो अच्छी लगती है। अगर प्राइस नहीं है, तो वेट करो, प्राइस आती है, तो एक्ट करो। Yeah. So you manage the flexi cap fund, Paragpari flexi cap. So अभी 3 टाइप्स के जो होते हैं स्टॉक्स, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो तीनों केसेस में अभी आपका क्या व्यू पॉइंट है कि लेट्स से इज देयर एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन द स्मॉल कैप सेगमेंट, मिड कैप सेगमेंट, लार्ज कैप सेगमेंट? क्या तीनों पे आपका क्या इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है? सो मैं इन्वेस्टमेंट टीम का पार्ट हूँ, मैं अकेला फंड मैनेजर नहीं हूँ। बाकी इन्वेस्टर सीआईओ भी है राजीव ठक्कर और बाकी फंड मैनेजर्स भी है। मैं हमें ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अपॉर्चुनिटी हर एक साइज़ ऑफ कंपनी में, बट सिलेक्टिव है। हम्म, हर एक साइज़ ऑफ कंपनी में कोई कंपनी में करेक्शन ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस ज़्यादा गिरी है, बट बिज़नेस इतना खराब नहीं है, जितना मार्केट को लग रहा है। और वो कोई कारण क्या हो सकता है कि मे बी लिक्विडिटी के कारण से होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें से एग्ज़िट कर रहे हैं एक टाइम पे। किसी और कंपल्शन होगा, किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया होगा, उसमें रिडेम्पशंस की रिक्वेस्ट आ गई तो उनको बेचना ही पड़ा। सो बहुत सारे कंपल्शंस हैं इन्वेस्टर्स के कि जहाँ से वो उसमें से निकल रहे हैं एंड वो शेयर्स गिर रहे हैं। सो व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि अच्छे बिज़नेसेस की प्राइस थोड़ी घट रही है। सो वैसे स्मॉल कैप में भी है, मिड कैप में भी है और लार्ज कैप में भी है। ऐसे तीनों जगह पर अपॉर्च्युनिटी है। बट ज़्यादा आप पूछोगे तो लार्ज कैप में अपॉर्च्युनिटीज़ है, बिकॉज़ लार्ज कैप में थोड़े स्टेबल बिज़नेसेस होते हैं। काफ़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जिसके कैश फ्लोज़ थोड़े डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो उनमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती जितनी स्मॉल एंड मिड कैप में होती है। सो लार्ज कैप में प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। बट मिड कैप में भी अगर देखोगे सिलेक्टिव कंपनीज़ है जहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। स्मॉल कैप में भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही ओवरवेट है, बट हमारा पोर्टफोलियो अगर देखोगे आप तो ज़्यादा लार्ज कैप में है बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लग रही है। ओके। एंड लार्ज कैप में भी ज़्यादा आई थिंक आई वाज़ जस्ट स्टडिंग, तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है आई थिंक आप उस पे ज़्यादा बुलिश हो, राइट? हुँ, 20% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ इन बैंकिंग जी। सेक्टर। So apart from banking, like which are other sectors you are bullish on and why? सो बैंकिंग के अलावा एनर्जी एक थीम है जहाँ पे एक माइन हम ओन करते हैं, कोयले की, कोल इंडिया बोलते हैं उसको। एक पावर ट्रांसमिशन वाला बिज़नेस ओन करते हैं, पावर ग्रिड बोलते हैं उसको। देन वी ओन एनर्जी एक्सचेंज, इसको आईएक्स बोलते हैं। सो ये पावर थीम्स कंपनीज़ हैं। ऑटो में एक कंग्लोमरेट बिज़नेस है जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, वो एक बड़ी पोज़ीशन है। और मारुति की जो लिस्टेड कंपनी है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। सो वी थिंक द ऑटो थीम ऑल्सो कैन डू वेरी वेल, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देन आईटी सर्विसेज़ में थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे। जो डोमेस्टिक आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ है उसमें 7% तक हमारी इन्वेस्टमेंट है। जो ग्लोबल 4 कंपनीज़ जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उसमें 11% इन्वेस्टमेंट्स है, जिसमें गूगल है, मेटा है, अमेज़न Microsoft है, and माइक्रोसॉफ्ट है, ये 4 कंपनीज़ भी है। सो ये भी डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ है। ये टेक कंपनीज़ बोलते हैं उनको, बट उनके बिज़नेसेस एक्चुअली टेक टेक नहीं है। उसमें काफ़ी सारे, इसमें एडवर्टाइज़िंग है, रिटेल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सर्विसेज़ उसके अंदर आ जाते हैं। सो ये भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सो अगर आप देखें तो 60% पोर्टफोलियो इज़ अराउंड दीज़ लार्जर थीम्स वेयर वी आर इन्वेस्टेड इन। एंड जो छोटी-छोटी कंपनीज़ है, जैसे फार्मा की बास्केट है, जहाँ पे हमें लगता है कि फार्मा कंपनी में एक कंपनी अच्छी नहीं कर पाएगी, बट हमें पता नहीं कौन-सी अच्छी करेगी, बट एक बास्केट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखिए कंपनीज़ के, तो मे बी वो बास्केट अच्छा करे। तो वो बास्केट एक फार्मा कंपनीज़ का भी है 3-4% पोर्टफोलियो में। सो वैसे टोटल 35 कंपनीज़ पोर्टफोलियो में है जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है। और रिसेंटली जो आरईआईटी का जो एक एसेट क्लास है, वो चेंज हुआ है इक्विटी में जनवरी में इस साल। तो वो आरईआईटी के भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स है उसमें अंदर।
REIT क्या होता है कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ पे कंपनी ऑफिस रेंट करती है और ये जो REIT होती है ये वो प्रॉपर्टी मैनेज करती है और उससे जो पैसे कमाते हैं वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न करते हैं. सो इट्स लाइक इट्स नॉट अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट बट इट्स बेसिकली अ फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ रियल एस्टेट. एंड फॉर एग्जांपल अगर मुझे खुद को दुकान खरीदनी हो किसी को रेंट करने के लिए तो मुझे एक दुकान खरीदनी होगी. मुझे लगा कि इससे पैसे कमाते और खरीदनी, सो मेरा एक पोर्टफोलियो होगा शॉप्स का रेंट करने के लिए. बट ऐसा वो आपको मैनेज करना होगा और वो उसकी सफाई, क्वालिटी, एवरीथिंग आपको मैनेज करना होगा. ये इमेजिन करो कि कंपनी कर रही है और ये सब ग्रेड ए प्रॉपर्टीज है जहाँ पे MNC कंपनीज, IT कंपनीज अपने ऑफिस रेंट करती है, जहाँ पे वाइट कॉलर जो बोलते हैं ना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती है. ग्रेड ए प्रॉपर्टीज, एयर कंडीशन, एवरीथिंग वेल मेंटेन्ड, जैसे BKC में हम देखते हैं वैसे ऑफिसेस. सो ये ऑफिसेस मेंटेन करना इज अ कॉस्ट. एट द सेम टाइम इसमें रेंट ज़्यादा मिलता है बिकॉज यू मेंटेन एट अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ग्लोबल कंपनी जाती है और हर एक ऑफिस के रेंटल एग्रीमेंट पे थोड़ा बड़ा होता है हर साल एज एस्केलेशन कि भी 3-4% 5% उसमें बिल्टन है. सो वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो बट रेंटल एस्केलेशन होता रहेगा उसके ऊपर. इट इज लिंक टू दैट इन सम वे बट एस्केलेशन आपको मिलता है एज अ इन्वेस्टर. सो एक ग्रोथ भी उसमें आ जाती है. सेकेंड इज कि जो प्रॉपर्टी मैनेज्ड है वो डाइवर्सिफाइड है हर एक जगह पे. फॉर एग्जांपल मे बी BKC में आपकी बिल्डिंग है, मे बी बेंगलोर में बिल्डिंग है, दिल्ली में बिल्डिंग है, ऐसे नेशनल लेवल पे आपकी प्रॉपर्टीज है, आप मैनेज कर रहे हैं. सो ये भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक ही एरिया में आपकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है बट जहाँ पर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए ग्रेड ए वाली वहाँ पे आप प्रेजेंट हो. सो वो आप पोर्टफोलियो बना सकते हो. तो ये इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा और इट्स ऑल्सो टैक्स इनएफिशिएंट अगर इंडिविजुअल करता है तो. रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल बट म्यूचुअल फंड के अंदर इट बिकम्स टैक्स एफिशिएंट थोड़ा. तो ये भी एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बन रहा है धीरे-धीरे. सो दैट्स वेयर वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन द रिसेंट मंथ्स. Got it. You also explained some sectors and you say using some Netflix documentaries, right? कि अगर आपको फार्मा सेक्टर समझना है तो आई थिंक आपने डर्टी मनी हाँ. का रिकमेंडेशन दिया था. यस. तो कौन से सेक्टर के लिए कौन सी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए? वो तो आई थिंक आजकल कंटेंट तो इतना है हाँ. कोई भी सेक्टर पे अगर स्टडी करोगे तो मे बी एक गूगल सर्च में आपको डॉक्यूमेंट्रीज तो मिल ही जाएंगी 5-6 डॉक्यूमेंट्रीज. एक्सेस थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सब नेटफ्लिक्स पे नहीं होगा, कोई हाँ. यूट्यूब पे होगा, इसे आपको या कोई रेंट करना होगा नेटफ्लिक्स, आपको यूट्यूब. या हाँ. कोई पे पर व्यू चैनल पे हम्म. आपको पे करना होगा. बट ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे भी याद नहीं आएंगे आप पूछोगे तो. बट हर एक सेक्टर में डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी सारे बने हुए हैं एंड वो आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर है. अगर आपको वो देखना है 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री समझने के लिए, इट गिव्स अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ दैट इंडस्ट्री. और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले का एम क्या है कि इज अ फिल्म मेकर, उसको एक आइडिया अच्छा लगा, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करना है तो वो सिंप्लीफाई भी करते हैं. सो कोई कंसेप्ट होती है जो आपको अगर आप एकदम बिगिनर हो समझने के लिए, आपको अगर ऑडियो विजुअल मीन्स में समझाया जाए तो आप समझ सकते हो. सो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है टू स्टडी फॉर द डॉक्यूमेंट्री. फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग इट्स अ एंटरटेनमेंट थिंग. क्या ये अरे अच्छा दिखा है, ये आई हैव मिस दिस पर्टिकुलर थिंग, ये थोड़ा न्यूआंस समझ में आ गया. तो थ्री एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हो तो. मैंने पढ़ा था आपने काटियावास का दिया था टू ओह अंडरस्टैंड डिस्कॉम्स. फैंटास्टिक, गुड या एग्जांपल. सो इंडिया में ना पावर सेक्टर जो हम देखते हैं, हमारी जो कस्टमर्स होते हैं ना उसका पावर सेक्टर का एंगेजमेंट इज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल. बटन दबाओ, लाइट चालू, फैन चालू, AC चालू, पावर चालू, वी पे अ बिल फॉर इट, दैट इज आवर एक्सपोजर. बट उसके पीछे क्या क्या चीज़ होती है. जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जैसे सिटी में BEST है या अडानी है या टाटा है या MSEDC है जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की ओन कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. वो क्या करती है, वो हर एक घर तक वायर लेके आती है, बिल्डिंग तक मीटर लगा लेते हैं, उनका मीटर से वो गिनते हैं कि कितना पावर यूज़ हो गया है. बट उसके पीछे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है जो जहाँ से लोड जो आता है करंट का वो जगह से आता है. ट्रांसफार्मर के पहले क्या होता है, एक ट्रंक लाइन होती है, वो ट्रंक लाइन जाती है उसके मेन सबस्टेशन में, जहाँ से सब बिल्डिंग के लिए वायर जाती है. वो वहाँ से वायर कहाँ पे आती है, तो वो ट्रांसमिशन कंपनी होती है जो वहाँ तक वायर लेके आती है. वो वायर कहाँ से ला रही है, वो पावर प्लांट से लेके आ रही है. जो किधर भी होगा देश में किधर भी पावर प्लांट होगा वहाँ से आपको पावर आ रही है. लाइक सोलर पावर आ रही है आपको मालूम नहीं, कोयले से पावर आ रही है मालूम नहीं, हाइड्रो पावर आ रही है मालूम नहीं. वो पावर ग्रिड की तरफ जो होता है बिजनेस वो लेके आता है. सो ये जो वैल्यू चेन है ना, ये हम समझ नहीं पाते, बस किसी को ज़रूरत नहीं समझने की. आपका लाइट चालू हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, फ़ोन चालू, चार्जिंग हो गया, यू आर हैप्पी. कटियावास वाली जो मूवी है ना, ये दिखाती है वो डिस्कॉम के डे टू डे लाइफ में क्या होता है. सो ये कटियावास कैरेक्टर जो है ये क्या करता है कि आई थिंक लखनऊ वाली डॉक्यूमेंट्री थी, आई डोंट नो भूल गया शहर में कौन सा था वो. वहाँ पे ना लोग पावर चोरी करते थे. सो इलेक्ट्रिसिटी के पहले
वही तो सिटी में तो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, बट कभी-कभी वो पोल्स होते थे, जो पोल में पावर की लाइन जाती है घर तक या बिल्डिंग तक और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे बिल्डिंग में, मोहल्ले में। तो ये कटियावास का जॉब क्या है, कटिया नाम वही है कि वो अकड़ी डाल के पावर चोरी करता था और आपको पावर के पैसे भरने नहीं है, तो उसको बोलो कि हाँ, ये लाइन बना कनेक्ट कर दो। अभी ये जो शहर में कर रहा था, ये पता था अथॉरिटीज़ को कैसे हो रहा है, पावर चोरी हो रही है। बट किसी भी मोहल्ले में जब जाते थे वो लोग, वो चोरी वाले वायर काटने के लिए, वो मारा-मारी होती थी। अरे! ये ऐसे आ नहीं पाओगे यहाँ पे, तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था। सो ये जो चीज़ है, अभी डिस्कॉम पैसे कैसे कमाएँगी? अगर पावर आप यूज़ कर रहे हो, पर उस पे चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? तो आपके पूरे जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स हैं नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए या फिर नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए, वो हो नहीं पाएँगे। जैसे इंडिया में डिस्कॉम्स जो स्टेट ओन्ड थे, उनकी तो फाइनेंशियल स्टेट काफ़ी बुरी थी। अभी धीरे-धीरे 20 सालों में 3-4 बार इंटरवेंशंस करके गवर्नमेंट ने फंडिंग करके वो ठीक करा दी है। अभी भी प्रॉब्लमैटिक है बट इट इज़ बेटर देन व्हाट इट वाज़ 20 साल पहले। अभी ज़रूरत है, अभी हमारा पूरा लाइफ डिजिटल है। वी आर आल्सो लुकिंग एट ईवीज़। हर घर में अगर ईवी होगी तो पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर चार्ज करना इंपॉर्टेंट है। सो काफ़ी समय तक फार्मर्स की जो डिमांड है पावर की, वो तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उनको। देन ये ऐसे चोरी करते हैं कोई आकड़ी डाल के कटियाबाज़ स्टाइल, उनकी डिमांड है। तो ये जो समझना होता है ना कि कैसे बिज़नेस चलाएँ और उनके डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल क्या है। कोई आईएएस ऑफिसर को अगर सीईओ बना दिया पावर डिस्कॉम का, स्टेट डिस्कॉम का, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल क्या है कि कैसे कन्विंस करें लोगों को कि ये पब्लिक गुड है, भाई आप पैसे दो और जो आप खरीद रहे हो खरीदो। उसकी वैल्यू हम कम रखते हैं बिकॉज़ जनरली पूरे नेशन में पावर की कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स कंट्रोल रहती है। तो ये सब समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनालिस्ट हो पावर सेक्टर के और कंपनी स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि ये अभी इक्विपमेंट स्टडी करो या फिर आप केबल कंपनी स्टडी करो या फिर आप ट्रांसमिशन का स्टडी करो या सब स्टडी करो। आपको जो फ्लेवर मिलेगा वो फाइनेंशियल फ्लेवर होगा, बिज़नेस फ्लेवर होगा। बट ऑन द ग्राउंड पैसे कौन कमाता है? ये जनरेटर पैसे कैसे कमाता है? वो पावर ट्रांसमिशन लाइन वाला से पैसे कैसे कमाता है? वो डिस्कॉम पैसे कैसे कमाता है? और उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? ये एकदम विविड अगर आपको एग्ज़ाम्पल ढूँढना हो तो ये कटियावाज़ जैसी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री कोई बना देता है कभी-कभी तो आपको वो मज़ा आता है कि अरे ये तो बहुत चैलेंजिंग काम होता है। इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू रन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और मैनेज रिसोर्सेज़ प्रॉपर्ली। राइट। और ऐसा कोई है एग्ज़ाम्पल कोई सेक्टर समझने के लिए और कोई डॉक्यूमेंट्री जो आपने देखी है? अभी रिसेंटली आई थिंक स्पेस इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ आई तो यस वाइल्ड वाइल्ड स्पेस। सो ये जो डॉक्यूमेंट्री है वाइल्ड वाइल्ड स्पेस वाली, दिस डॉक्यूमेंट्री गिव्स यू अ गुड फ्लेवर ऑफ हाउ दीज़ पीपल द फाउंडर्स आर, उनकी पर्सनैलिटीज़। नंबर 2 फंडिंग कैसे आती है। नंबर 3 जैसे गवर्नमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट स्पेस का जो कॉरिडोर ओपन करता है। सो इट्स नॉट लाइक कोई भी करेगा बिकॉज़ ये रॉकेट जब बनाते हो, द रॉकेट कैन हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ मिसाइल आल्सो विद अ वॉरहेड ऑन इट। तो ये रॉकेट इज़ फॉर कमर्शियल यूज़। उसमें पेलोड जो होगा वो कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होगा, पेलोड इज़ अ सैटेलाइट या ऊपर जा रहा है, कुछ बलून जा रहा है, वेदर बलून जा रहा है, उसके लिए होगा। तो ये बिज़नेस कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब लास्ट 25-30 इयर्स की जो ग्रोथ है ये इंडस्ट्री में is summarized very very well in this documentary. और ये I think it's a very emerging sector for India also. We have benefited from that because we have a very low cost launch vehicle available through the PSLV या जो भी vehicles जो ISRO launch करती है. It's one of the world renowned low cost successful launch vehicles which very few countries have done that. अभी क्या हो रहा है कि because there are so many competing companies, न्यूजीलैंड से एक है, सैन फ्रांसिस्को से एक है, ऐसे काफ़ी सी कंपनीज आई है जो अलग-अलग साइज़ के पेलोड जो बोलते हैं उसको कि सैटेलाइट या जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स स्पेस में वैसे कंपनीज क्रिएट करते हैं। वो इकोसिस्टम कैसे बनती है? ये काफ़ी फैसिनेटिंग, वेरी करंट एंड वेरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री इफ योर व्यूअर्स वांट टू वॉच इज़ वाइल्ड वाइल्ड स्पेस। Wow. I'll definitely watch this. This is on my watch list now. But thank you so much. So Dirty Money for Pharma, Katiyabas for Discoms, and Wild Wild Space for the स्पेस space इंडस्ट्री। thing. Yes, this is very interesting. What's your boldest, not prediction as such, but what's your boldest or contrarian bet for 2026? Like आपको क्या ऐसे लग रहा है एक चीज जो contrarian हो सकती है in 2026? Very बोल्डेस्ट open-ended question. बोल्डेस्ट तो है नहीं वो और कॉन्ट्रा इज़ बिकॉज़ एवरीबॉडी राइट नाउ हेट्स इट कि हम्म, जैसे वो एआई टेक्नोलॉजी Yeah. इतनी ग्रो हो रही है एंड लोग बोल रहे हैं कि जॉब चले जाएँगे, आईटी सर्विसेज़ इंडस्ट्री में इट्स वेरी ईज़ी टू रिप्लेस एक कोडर जो होता है कंपनी का। सो आईटी सर्विसेज़ का जो बिज़नेस मॉडल है, वो थोड़ा बदल सकता है, बट अभी जो फ़ियर है लोगों के माइंड में कि ये बिज़नेसेस की वैल्यू ही नहीं है,
दैट आई थिंक इज लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रा व्यू IT इंडस्ट्री में, बिकॉज जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है लास्ट 30 साल भी अगर लेते हैं, IT सर्विसेज 3-4 बार टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। हर एक चेंज में some companies have done very well, some have failed. So our job is to identify. Our job is to identify कि कौन सी कंपनी सक्सीड करेगी नहीं करेगी. बट दैट इज माय पर्सनल व्यू कि IT सर्विसेज में जो लोग अभी फियर से देख रहे हैं सेक्टर को, आई थिंक दैट फियर इज नॉट फुल्ली प्लेस्ड, बिकॉज बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसमें सर्विसेज वेंडर की जरूरत होती है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर द हिस्ट्री ऑफ द वेंडर विद दैट टेक्नोलॉजी इन दैट डोमेन, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट व्हेन यू रियली वांट इट. आपको अगर कुछ टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करना है, स्केल करना है, टैलेंट की अवेलेबिलिटी IT सर्विसेज के पास होगी, बिकॉज दे हैव दिस, it's a HR firm also inside a technology firm, so they maintain this army of people for that exact same reason कि time पे जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करेंगे. and they have the best way to allocate resources of people कि अगर प्रोजेक्ट पे किसी को कंसल्टेंट को भी हायर करना है, so they have this network of consultants who they can hire and deploy on the project for the client. so client के लिए मेन चीज़ क्या है कि at a certain price ये ह्यूमन वैल्यू की, ह्यूमन लेबर की वैल्यू है, which is cheaper in India, traditionally cheaper in India compared to what you have in the developed markets. Because traveling इतना आसान नहीं होता है अभी, वीज़ा की वजह से people cannot work at the client's office directly. People are depending more on offshoring. और काम जो यहाँ पे आ रहा है वो IT सर्विसेज के थ्रू भी आ रहा है, और जो कंपनी खुद के भी ऑफिस इंडिया में खोल रही है. सो जैसे GCCs बोलते हैं उसको, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कि फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन बैंक है, उसको इंडिया में खुद का ऑफिस खोलना है, खुद के बंदे हायर करना है, और वो उनके लिए काम करेंगे, विच इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर IT सर्विसेज. कोई बिजनेस में होगा, सम सेगमेंट विल बी कंपीटेड दैट वे, बट जो ब्रॉडर वर्क है वो मेरे हिसाब से इतना कम नहीं होगा. दैट्स मे बी अ कॉन्ट्रेक्ट व्यू, बट इट्स नॉट अ 1 ईयर व्यू. ये स्टडी करना होगा हर एक साल में, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे होगा, कंपनीज कैसे अडेप्ट कर रही है, क्या उनके एक्चुअल कॉस्ट कम हो रहे हैं, क्या उन्हें हायरिंग कम करनी होगी बट रेवेन्यू ग्रो करना होगा. तो ये जो डायनामिक्स है जो चेंज हो रहा है, दैट आई थिंक पीपल आर ओवर एस्टिमेटिंग की नेगेटिव ज़्यादा है इन माई व्यू, बट लेट्स सी. सो अभी जो IT इंडेक्स में भी क्रैश हुआ था, व्हिच वाज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रैशेस इन द हिस्ट्री, तो आप बोल रहे हो कि ये जो क्रैश भी है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू वरी एंड AI विल नॉट कंप्लीटली डिसरप्ट दीस IT सर्विसेज कंपनी. दैट्स अ प्रोबेबिलिटी. सो नाउ अभी स्टडी करना है. सो ये ओपिनियन तो बन गया, जिसकी वजह से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बन गया IT कंपनीज में. राइट. तो अभी देखना है कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कंपनीज, एंड इज आवर कैपेबिलिटी ऑल्सो देयर टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अहेड है या पीछे है, या व्हाट दे आर सेइंग. सो हर एक चेंज में टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंज द वे दे डिस्क्राइब देयर बिजनेस. या यू ट्रैक दैट एज अ नरेटिव, एंड देन देखे कि नंबर्स में दिख रहा है कि नहीं बिजनेस में, एंड देन उसके बेसिस पे आप वैल्यू कर सकते हो उसको. राइट. Amazing. Super insightful, super interesting conversation. Thank you so much for doing this. One last question that I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Ronak Onkar, what is one question you would like to ask him towards the end? I think this is a very easy one for me, because Okay. You're the first person to say this, by the way. no, the reason I think it's easy is because I know myself well. That is one Yeah, thing I know. So, what helps you get a peaceful sleep So what Is it- helps you get a peaceful sleep? is to know what your goal is. For example, if you are as a family person, you know your goal is to create an atmosphere for your family, security for your family, make sure that all the needs are taken care of, all your goals are taken care of as a family unit. If you are a employee, you know what your goals are. आपकी contribution क्या है organization के लिए, वो पता होनी चाहिए. आप again these are because I know myself well, मैं बोल सकता हूँ कि I know कि ये मुझे deliver करना है, Right. ये मेरे responsibilities है, ये मेरे goals है for the work that I do as an individual. As a employer, when I work with them, I know what their goals are also, and वो एकदम aligned है कि investor first approach जो है, products ऐसे ही हम launch नहीं करेंगे because उसमें लगता है कि हम पैसे कमा सकते हैं, but whole point is कि investors के लिए useful है कि नहीं product. ये मेरा personal ethos भी है और ये company का ethos भी है, and which is a good fit for me personally. And number 4 is I know कि I'm thinking long term. मैं जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ, आई थिंक कि ये लॉन्ग टर्म में क्या डेवलप होगी, कैसे डेवलप होगी, एज अ पर्सनल ऑल्सो. एट द सेम टाइम इन द वर्क ऑल्सो आई नो कि टुडे आई मे नॉट हैव द स्किल और द कैपेबिलिटी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल बिल्ड इट, एंड वैसे ही मैं ग्रो कर रहा था अब तक भी. सो ये 4 चीज़ जो है विच रियली थिंक आई थिंक गिव्स मी कामनेस
in my day-to-day life, which I can sleep comfortably, wake up energized, and go at it again. जो वीडियो गेम में होता है एक लेवल में, ठीक है आज मैं पॉज कर रहा हूँ, कल उठ के फिर से वही गेम खेलना है, बट इट्स मे बी फुल सर्कल टू कन्वर्सेशन, मे बी वो होता है कि ग्राइंड इज समथिंग यू स्टार्ट एंजॉयिंग बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाई यू आर डूइंग इट. What is one quote that always keeps you motivated? Always keep learning. I don't know किसने बोला है, but Mm. I've always seen that is the highest ROI होता है, Yeah. return on investment. Yeah, Mm. I did something very similar. Like once a person's learning attitude ends, their old age starts to begin. Maybe. Yeah. I've never, I hope I never experienced that, but Yeah. learning and comes from anything. So it's not, like I said, we discussed about documentaries, Yeah. books, those obvious cheez hai. Learn from people also. You meet different people in your points in life. You have to have that curiosity of a child to understand everything. Yeah. And make sure you keep asking questions, keep learning, and develop yourself. Right. But the goal is not the development. Development is the outcome. That happens automatically when you are on this path of constant learning. Right. Amazing. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and आपने बहुत लेमन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की आज. आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ मी, राइट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉक पिकिंग टू डॉक्यूमेंट्रीज, कौन से सेक्टर के लिए कौन सी देखनी है, and to your views on the entire markets. Thank you so much once again, and wish you the best. Keep up the great work that you are doing. I mean, I'm personally invested in Parakparik FlexiCap as well, and that has given me phenomenal returns. So thank you so much for all the great work that you do and the wealth that you have created for millions of investors out there. Thank you so much, Kushal, and thank you to the entire team to accommodate me and invite me for this podcast. And काफी मजा आया, आप अच्छे questions पूछे आपने, and I really enjoyed reminiscing a lot of things which I wouldn't have thought otherwise. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guests you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.